हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वॉम वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ एक वांगचुन वन शॉट लेकर आई हूँ जिसे मुझे आर्याकी ने सजेस्ट किया था और उनका बर्थडे था अभी 16 जुलाई को। तो सॉरी गाइस, मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं जिसकी वजह से मुझे रिकॉर्डिंग का टाइम नहीं मिलता, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आप लोगों के साथ एफ शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ गाइस, कमेंट में ना कोई भी एफ़ की डिमांड मत करना, क्योंकि अब मैं एफ़ नहीं लाऊंगी जो भी आप रिसेंटली डिमांड करोगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी लाने के लिए 75 एफ़ हैं। तो जब तक वो 75 एफ़ ख़त्म नहीं होती तब तक मैं किसी की भी डिमांड एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तो चलिए आज की हम कहानी को शुरू करते हैं। और ये एक वांगचुन कहानी है। टॉप हमारा वांगची है, बॉटम हमारा विवोशन है, जिसका नाम है आफ्टर वन नाइट स्टैंड। इसमें आपको थोड़ा सा रोम-कॉम देखने को मिलेगा। रोमांस होगा, कॉमेडी होगा, एंगर होगा, पॉसेसिवनेस होगी, थोड़ा सा टॉक्सिक होगा, थोड़ा सा मतलब आपको पॉसेसिवनेस, ओवर पॉसेसिवनेस देखने को मिलेगी, ऑब्सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए ऐसे शुरू करते हैं। गुसू में फाइनल ईयर चल रहा होता है। सभी लोग डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे। तब एक लड़का होता है जिसके बाल ना काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं। देखने में उसकी चेहरा कोई भी ध्यान से नोटिस नहीं करता था। सिर्फ उसका चेहरा तभी देखने पे आता था जब वो अपनी डॉक्टर की तैयारी करते हुए अपनी MBBS की फाइनल ईयर में, जब भी वो अपने सिर पे कैप पहनता था, ऑपरेशन थिएटर की चीज़ें पहनता था, लेकिन उसमें भी जब वो अपने चेहरे पे मास्क लगाता था तो ये सारी चीज़ें, उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं छुप जाया करती थी। वो अक्सर ही चश्मे लगा के रखता था, मतलब वो अपने लुक्स को ना छुपा के रखा करता था। किसी को नहीं पता था उसके बड़े बालों के पीछे उसका खूबसूरत सा चेहरा कैसा दिखता है। वह हमेशा ही एक गीक टाइप था जो कि पढ़ने में लगा रहता था। और तभी फिफ्थ ईयर में एक लड़के का एडमिशन हो जाता है जो कि अपनी बाकी की पढ़ाई किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से कर गया था। लेकिन इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी अच्छा नाम था, उसके पेरेंट्स के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी था, इसलिए उसे जानबूझकर यहाँ पर ट्रांसफ़र दिला दिया गया था फिफ्थ ईयर में। और फिफ्थ ईयर में जब उसे एडमिशन दिलाया गया तो उसकी नज़रें ना क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के पे पड़ती हैं जो कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेज़ है, जिसके आसपास ना 3 तरीके की किताबें खुली रहती थी जिसमें वो सारी चीज़ों की पढ़ाई करता था, 1 2 3। और उसके पास भी कोई बैठने वाला नहीं होता था। लवांची को सीटें नहीं मिलती, तो वो सोचता है कि क्यों ना इस पढ़ने वाले कीड़े के साथ बैठा जाए। लवांगजी बैक बेंचर रहा है। वो हमेशा से अपने कॉलेज में पीछे बैठा रहता था। उसके पापा की काफ़ी ज़्यादा पहुँच थी, इसलिए वो पढ़ाई में आगे निकल सकता था। इसलिए वो जानता था कि अगर वो डॉक्टर की पढ़ाई करेगा ना तो वो आगे आ सकता है। इसलिए वो यहाँ पर जानबूझकर विभूषण को चुनता है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने इस बार उसे धमकी दी हुई थी कि अगर वो अपने भाई की तरह अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करेगा तो उसे आगे की पढ़ाई नहीं कराई जाएगी। डॉक्टरेट की उसकी डिग्री अधूरी रह गई तो समाज में उसके पेरेंट्स उसे इनहेरिट करने के लिए कुछ भी नहीं देंगे। गुसू में उसके पेरेंट्स का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर उसका फैमिली बिजनेस ही हॉस्पिटल को रन करना है। वो बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, स्पेशली लैन हॉस्पिटल के। और वहाँ पर उसकी पूरी फैमिली काम करती है, और लवांग जी को भी अब मजबूरन में उसी तरीके से लैन फैमिली के उस हॉस्पिटल में काम करना होगा, जिसकी वजह से वो अब सीरियस होकर पढ़ाई करना चाहता था। तो वो पहली बार इस गीक से दिखने वाले लड़के के पास बैठता है। लेकिन लवांगची जैसे ही उसके पास बैठा ना, लवांगची ने देखा इसका साइड से तो फेस काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, स्पेशली उसके वो रोज़ी लिप्स बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहे थे लवांगची को। लवांगची के मन में लालच आ रहा था इस बंदे को देखते हुए। और जब लवांगची यहाँ पर गलती से उस लड़के के चेहरे पर से बाल हटाकर कानों के पीछे रखता है ना, तब वो देखता है एक खूबसूरत ब्यूटी को जो कि न जाने बालों के पीछे कहीं ढकी हुई थी। वो एकदम से कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी सामने वाला लड़का अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहता है, मेरा नाम विंग है। और तुम? लवांगची कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ डेस्क पे बैठ जाऊँ? मैं बैक बेंचर हूँ ना, मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत मारेंगे अगर मेरा अच्छा इस बार रिजल्ट नहीं आया तो। क्या तुम पढ़ाई में मेरी मदद करोगे? लवांगची का तो लस्ट जाग पड़ा था इस लड़की को देखकर। वो अपने लिप्स को लिक करता है और कहता है, प्लीज़ मुझे यहाँ बैठने दो ना, आई प्रॉमिस मैं तुम्हें बिल्कुल भी तंग नहीं करूँगा। विंग इस लड़की की इतनी रिक्वेस्ट पर मना नहीं कर पाता, क्योंकि उसका दिल बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो किसी की भी इस तरह से रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकता। हालांकि वो किसी के पास इतना ज़्यादा बैठता नहीं है, लेकिन वो वांगजी के साथ बैठता है। वांगजी जो एज़ यूजुअल चीज़ों को सुन रहा था जब टीचर पढ़ा रहे थे, पर उसे नींद भी आ रही थी। फिर वो विंग से पूछता है,
विंग उसे कहता है तुम्हें जो भी पूछना है मैं जो लिख रहा हूँ उसे देख सकते हो, उसे पढ़ सकते हो, मेरे से प्लीज़ बीच में बातें मत करो, मेरा ध्यान ख़राब होता है। लवांगची अब अपनी बुक्स को खोलकर पढ़ने लगता है, नोट्स बनाने लगता है और वो देखता है कि विंग ना पढ़ाई के लिए कितना ज़्यादा डेडिकेटेड है। तो उसे ना थोड़ा सा ऐसे चैलेंजिंग लगता है कि ये लड़का, उसे देखकर कोई भी लड़की डोल सकती थी, लेकिन विंग ने उसकी तरफ एक बार भी नहीं देखा था, उसकी खूबसूरती को नहीं पहचाना था, उसकी हैंडसमनेस पे कैसे फिदा नहीं हुआ। तो ये कहीं ना कहीं उसकी ईगो पे आके लग जाती है। अब वो सोचता है कि कुछ भी कर कर वो विंग को पटाएगा। विंग जो कि लाइब्रेरी में जाता था, विंग की सारी बुक्स लवांगजी अपने अपने हाथों में उठाने लग गया था, क्योंकि उसे जैसे तैसे करके विंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था। पर विंग तो उस पर ध्यान ही नहीं देता था। विंग को अपनी पढ़ाई, अपने बुक्स, अपने नोट्स, इससे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। लवांगजी तुरंत ही विंग से कहता है तुम इतना क्यों पढ़ते रहते हो। तो विंग कहता है कि वो उसे ना ये सारी चीज़ें स्कॉलरशिप पर पढ़ने को मिल रही है, क्योंकि अगर उसने पढ़ाई नहीं की और वापस से उसे अपने अंकल आंट के पास जाना पड़ा तो वो लोग उसकी शादी किसी से कर देंगे। यहाँ पर लवांगजी को ऐसा लगता है इतने खूबसूरत लड़के की शादी किसी और से, नहीं नहीं नहीं, वो विंग को पढ़ाई में अब बिल्कुल तंग नहीं करेगा, बल्कि विंग के साथ पढ़ेगा और उसके क्लोज आएगा। लवांगजी का यही एक गोल बन गया था। वो जानबूझकर विंग जब भी पढ़ने बैठता था उसके साथ पढ़ाई की बातें करता था। ऐसा नहीं था कि वांगजी बिल्कुल ही इग्नोरेंट है, उसे कुछ नहीं आता, उसे आता है सब कुछ। वो रात में अपनी प्रैक्टिस कर लेता है, वो अपने हिस्से का पढ़ाई कर लेता है, बस उसे क्लास में पढ़ते हुए बहुत ही ज़्यादा मौत आती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सेल्फ स्टडी से वो ज़्यादा बेटर तरीके से सीख लेता है। क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यहाँ पर जितने भी टीचर्स हैं वो या फिर प्रोफेसर्स हैं वो इतने ज़्यादा काबिल नहीं जितने लवांगजी हैं, क्योंकि वो अपने आप में खुद को ओवर स्मार्ट समझता था। इसलिए तो वो क्लास में हमेशा इग्नोरेंट रहने की एक्टिंग करता था, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल चीज़ करने की बात आती थी लवांगजी फटाफट सामने आ जाता था। और वेवभूषण भी अब धीरे धीरे लवांगजी की इन चीज़ों से इम्प्रेस होने लगा था, क्योंकि वेवभूषण जिन चीज़ों को पढ़ता था, देखता था, 3-3 बुक से मतलब वो कॉपी करता था, चीज़ों को समझने की कोशिश करता था, लवांगजी उसे 2 मिनट में समझा देता था। तो वेवभूषण उसे पूछता था कि तुम्हें कैसे पता। तो लवांगजी कहता था तो तुम्हें क्या लग रहा है, मैं क्या पढ़ाई को लेकर इतना इग्नोरेंट हूँ, तुम भूल गए। मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, मेरी फैमिली ना बहुत टाइम से इसी बिज़नेस में है, मेरे मॉम डैड भी डॉक्टर हैं, मेरे ख़ानदान में सब डॉक्टर हैं। इसलिए लवांगजी ने ये नहीं बताया कि लेन हॉस्पिटल जो है, यानी कि लेन यूनिवर्सिटी जो है, जिसके अंडर हॉस्पिटल्स आते हैं, जिसके अंडर न जाने कितनी सारी चीज़ें आती हैं, विंग्स आते हैं और लोग पढ़ाई भी करते हैं, वो पूरा का पूरा एम्पायर लवांगजी की फैमिली का है। ये चीज़ वो विभूषण को बिल्कुल नहीं बताता है। विभूषण को दुनियादारी की बहुत कम समझ होती है, उसको सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना, सिर्फ इतना ही चीज़ें आती थी। इसलिए वो लवांगजी से जब भी कोई क्वेश्चन पूछता था तो लवांगजी जानता था कि विभूषण आगे क्या पढ़ के आएगा। तो लवांगजी आगे के सारे 2 चैप्टर ख़त्म कर देता था कि अगर विभूषण की स्पीड 1 की भी रही तो कम से कम उसे 2 चैप्टर तो पढ़ने होंगे, ताकि विभूषण के सामने एक अच्छा इंप्रेशन डाल सके, जिसकी वजह से लवांगजी की पढ़ाई इम्प्रूव हो रही थी। क्योंकि लवांगजी इस चक्कर में विभूषण को इम्प्रेस करने के चक्कर में और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। और कभी कभी ना, जैसे लवांगजी दिखता था विभूषण खाना खा रहा है, उसके माथे पे बाल आ रहा है, तो जानबूझकर अपने हाथों से उसके बालों को पीछे कर देता था, जिसकी वजह से विभूषण के दिल में ज़ोरदार घंटियाँ बज जाती थी। उसे ऐसा लगता था ओह माय गॉड, ये लड़का उसे छू रहा है, उसके दिल में करंट हो जाता था। प्यूबर्टी की एज तो उसकी आ गई थी, लेकिन आज दिन तक ना उसे अपनी बॉडी में वो गूस बम्प्स, वो चीज़ें महसूस नहीं हुई थी। विभूषण दुनिया से छुपाता था कि उसका ना, उसके अंदर एक स्पेशल चीज़ थी, उसके अंदर एक वूम थी, वो प्रेग्नेंट हो सकता था, जिसकी वजह से वो किसी लड़की के नज़दीक तो कभी अट्रैक्ट होकर गया ही नहीं। और वो लड़कों के प्रति अट्रैक्ट भी होना चाहिए तो वो किसी को बता नहीं सकता था कि भाई उसकी सेक्सुअलिटी क्या है। वो अपने आप को गे अनाउंस करने से डरता था, क्योंकि इस सोसाइटी में लोग बाग उसकी तरफ हीन भावना से देखेंगे। लेकिन लवांगजी तो जानबूझकर जब भी वो कुछ लिख रहा होता था उसके हाथ से पेन ले लेता था, उसके हाथ को टच करता था, और कभी कभी ना उसके कान के पीछे बालों को रखता था ना, तो विभूषण का दिल तेज़ी से धक 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 करना शुरू हो जाता था। विभूषण की सांसें और भी ज़्यादा गर्म हो जाती थी, और तो और उसका बेचारे का जो हार्ट बीट होती थी ना, वो इतनी तेज़ हो जाती थी कि उसे ऐसा लगता था कि बस लवांगजी उसके करीब ना आए। ऐसे करते करते उनका एक सेमेस्टर, यानी कि 5th ईयर का उनका जो 9th सेमेस्टर था वो कंप्लीट हो गया था, और 10th सेमेस्टर में सारे जगह प्रैक्टिकल था। विभूषण और लवांगजी अब ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन की तैयारी भी करने लगे थे। यहाँ पर ये लोग एक ऑपरेशन की तैयारी करते हैं। विभूषण बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन लवांगजी फुल कॉन्फिडेंट में था।
वो बार बार विभूषण से कहता है कि तुम इतने ज़्यादा नर्वस क्यों हो रहे हो। तो वो बताता है कि ये एक पहली लाइव सर्जरी है जो कि वो देखने जा रहे हैं। हालांकि वो कर नहीं रहे थे, वो सुपरवाइज़ कर रहे थे, लेकिन उसे डर लग रहा था। विभूषण को ना उसका दिल कांपता था। लेकिन पहली सर्जरी में कोई भी इंसान नर्वस हो सकता है। गलती हो गई, कुछ हो गया, डांट पड़ गई, पेशेंट को कुछ हो गया, तो विभूषण के मन में हज़ारों तरीके के सवाल थे। जिस तरह से एक बंदे का ऑपरेशन हो रहा था, उसकी फैमिली डरी हुई थी, उसी तरीके से विभूषण भी डरा हुआ था। लेकिन लवांगची उसके हाथों को थामता है, उसे प्यार से अपने पास बैठाता है, उसके हाथों को सैनिटाइज़ करता है, फिर धीरे धीरे उसके हाथों पर ना ग्लव्स चढ़ाता है, उसके चेहरे पे मास्क लगाते हुए, उसके बालों को कवर करते हुए कैप से। जब उन्होंने ब्लू कलर की ड्रेस पहन ली थी ना, लवांगची भी पहन कर आ गया था, तो वो विभूषण के चश्मे को ठीक करते हुए कहता है, नर्वस मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ये लोग अंदर जाते हैं। अंदर जाकर लवांगची इतने अच्छे से सबको संभाल रहा था कि विभूषण बिल्कुल भी नहीं घबराता। वो फर्स्ट सक्सेसफुल लाइव सर्जरी थी जिसका पूरा का पूरा लाइव टेलीकास्ट चल रहा था, और वो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपने जो सीनियर डॉक्टर थे उनके साथ कोऑपरेट करते हैं। और वो सर्जरी इतनी अच्छे से होती है ना कि मतलब जितने भी ये बच्चे थे ना जो पहली बार सर्जरी देख रहे थे, और पूरी क्लास में सिर्फ वांगजी और विंग को ही मौका मिला था उस सर्जरी में अंदर जाने का, तो विंग की ना आंखों से आंसू आ गए थे। और जब इनका सब चीज़ें हो गई तो उसने लवांगजी ने तो खुशी के मारे विंग को हक कर लिया था। ये पहली बार था जब उसके दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई थी, घंटियाँ बज गई थी उसकी तो, कि यार ये क्या हो रहा है। लेकिन लवांगजी तो विंग को छेड़ने का कोई मौका ही नहीं छोड़ता था। उन्होंने जाकर जब अपने ड्रेस चेंज की, हाथ धोए, अपनी कैप उतारी, अपनी ड्रेसेस को उतारा, उन्हें सभी ने कॉन्ग्रेचुलेट किया था। और ये सारी चीज़ें ना टीवी पे भी टेलीकास्ट हुई थी। मतलब प्रॉपर पूरी सर्जरी नहीं हुई थी, बट हाँ कुछ ग्लिम्स हुए थे जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें प्रेज़ किया था। तो विंग काफ़ी ज़्यादा खुश था, और विंग को ऐसा लगता था कि उसे कहीं ना कहीं जो मोटिवेशन मिला है ना वो लवांगची की वजह से मिला है। इसलिए वो लवांगची को ना प्यार भरी नज़रों से देखने लगा। पिछले 8 महीने से लवांगची उसके साथ है, बट उसे कभी ना लवांगची के लिए वो प्यार भरी नज़र नहीं देखी थी जो आज उसे फील होता है। क्योंकि जब उसके अंदर पहली बार किसी ने इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस भर दिया ना, तो वो बस पागल ही हो गया था। अब वो लवांगची को नोटिस करने लगा था, लवांगची की छोटी छोटी चीज़ जिससे वो ब्लश करने लगता था। पहले तो वो सारा टाइम पढ़ाई में रहता था, पर अब लवांगची के मन में एक इविल प्लान शुरू हो चुका था। लवांगची जानबूझकर विंग को थोड़ा टची महसूस कराता था, उसके हाथ पे हाथ रखना, या कभी उसके अपना वो उसके कान के पीछे पोनी तक बना दिया करता था, उसकी खूबसूरती को निहारता रहता था, उसकी ब्यूटी की तारीफ़ करता था। और कभी कभी विंग के लिप्स को भी खाना खाने के बाद साफ़ कर दिया करता था। ऐसे ही एक दिन दोनों, अब उनके इंटरनल्स आ गए थे तो उसकी तैयारी कर रहे थे। वो प्रैक्टिकल जैसे उन्हें सिखाया जाता था कि आपको ना एक घिया लेना है, उसके ऊपर स्टिचेस लगा के देखने हैं। तो विंग और लवांगची प्रैक्टिस कर रहे थे एक बार लैब में। फिर उन्हें मेंढक पे भी प्रैक्टिस कराई जाती थी, मरे हुए मेंढक पे, जिंदा मेंढक पे। उन्हें बहुत सारी चीज़ें कि स्टिचेस कैसे लगाने होते हैं, ऑपरेशन कैसे करना होता है, सब चीज़ों की प्रैक्टिस उन्हें, या फिर जो डेड बॉडी लावारिस होती थी उन पे कराई जाती थी। तो विंग और लवांगची ये सारी चीज़ें कर रहे थे। एक बार क्या होता है कि सारे बच्चे ना अपने अपने क्लास में चले गए थे, लेकिन विंग को ना उसके जो प्रोफेसर थे उन्होंने काफ़ी सारा काम दे दिया था, क्योंकि विंग ब्रिलियंट स्टूडेंट था। और उसके जितने भी प्रोफेसर होते थे ना वो चाहते थे कि विंग ना आगे चल के एक अच्छा सर्जन, एक अच्छा डॉक्टर बने। तो वो विंग की लिमिट्स को पुश करते थे ताकि विंग अपनी कैपेबिलिटी से अच्छे से निखर के आ सके। क्योंकि दो ही लोगों को अब उनकी कैपेबिलिटी से पुश किया जा सकता है, एक जो निकम्मा होता है और दूसरा जो कुछ कर गुजरने की जिसमें चाह होती है। तो विंग के अंदर थी। तो लवांगची भी उसके साथ रात में रुकता है। विंग ना थोड़ा सा डेड बॉडी के पास जाते हुए थोड़ा सा डरता था, मतलब वही उसमें बचपन भूत वाली किस्से से सुनाए हुए थे। तो लवांगजी उसकी मदद करता है और बोलता है ये भूत कुछ नहीं होता। और लवांगजी ना जानबूझकर कभी लाइट बंद कर देता था, कभी उसे डराता था, और विंग ना डर जाता था तो फटाफट से आके लवांगजी को ढूंढ कर उसे हक कर लेता था। लवांगजी को ये चीज़, ये क्लोजनेस, ये टीजिंग, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी। फिर वो दोनों बैठ के अपना काम कंप्लीट करके घर आते हैं तो चांद बहुत तेज़ निकला हुआ था, सारी जगह की लाइट चली गई थी। तो विंग डर जाता है, तो लवांगजी तुरंत ही उसके हाथ को पकड़ लेता है। फिर वो एक हाथ से उसके हाथ को पकड़ता है और दूसरे हाथ से उसकी वेस्ट को पकड़ते हुए उसे अपने नज़दीक लाता है और कहता है विंग तुम आगे क्या करना चाहते हो। विंग कहता है मैं आगे बहुत बड़ा सर्जन बनना चाहता हूँ। लवांगजी फिर उसके हाथ को अपने हाथ से छोड़ता है और अपने हाथ से उसके
कान के पीछे बालों को करते हुए कहता है, अच्छा तुम बहुत बड़ी सर्जन बनना चाहते हो, क्या तुम शादी नहीं करना चाहते? विंग एकदम से चुप हो जाता है। उसके तो दिल की घंटियाँ बज गई थी। शादी शादी तो उसने कुछ सोचा ही नहीं। लवांगची जान के उसके कान के पास आता है, गरम सी आहें भरते हुए कहता है, वैसे क्या ख्याल है? मुझे तुम बहुत पसंद हो, तुम चाहो तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन विंग तभी कहता है, लेकिन क्या? लवांगची तुरंत ही उसके लिप्स के पास अपने होठ रख के कहता है, उससे पहले मुझे तुम्हें टेस्ट करना होगा कि तुम मेरे लायक हो या नहीं। और फिर वो विंग के लिप्स पे अपने लिप्स को रख देता है और विंग को तो कुछ पता ही नहीं था, वो एकदम फ्रोज हो गया था। लेकिन लवांगची उसे काफ़ी देर तक किस करता है और विंग हैरान था। ये उसकी फर्स्ट किस थी। काफ़ी देर किस करने के बाद जब लवांगची उससे अलग हुआ तो विंग हक्का बक्का रह गया था। उसके तो सारे की सारी बॉडी कांप रही थी। तब लवांगची ने उसे बाहों में लिया और कहा कि ओफो, तुम तो एक किस में ही डर गए, क्या होगा तुम्हारा आगे जब हम दोनों वो सब करेंगे? विंग ने कहा, वो सब क्या? लवांगची ने कहा, वही जो रोमांटिक कपल करते हैं। विंग ने कहा, पर हम कपल कहाँ हैं? लवांगची ने कहा, अभी तो मैंने तुम्हें किस किया, तो हो गए ना हम कपल। लवांगची बातों का बहुत तेज़ था और विंग बहुत भोला प्यार के मामले में, इसलिए उसे लगने लगा शायद ये उनकी कमिटमेंट है। पर लवांगची तो उसके साथ खेल रहा था। विंग यहाँ पर शर्माते हुए अपने हॉस्टल में चला गया था। लेकिन लवांगची एक इविल मुस्कान के साथ कहता है, डोंट वरी विंग, जैसे ही हमारी यहाँ ग्रेजुएशन ख़त्म हो गई और जिस दिन हमारे पेपर ख़त्म हो गए उसके बाद मास्टर्स की तैयारी के लिए मैं वैसे भी शायद क्या पता यहाँ से बाहर चला जाऊँ, या फिर मेरे पेरेंट्स की तो अपनी यूनिवर्सिटी है, मैं वहाँ से पढ़ लूँगा। लेकिन तब तक मैं तुम्हें क्लेम कर लूँगा, तुम्हें चखने में मज़ा आएगा। तुम यहाँ की सबसे खूबसूरत ब्यूटी हो। तुमने बहुत टाइम लगाया मेरे साथ मुझे इम्प्रेस करने में, लेकिन मैं तुम्हारे दिल में वो प्यार का फ्लावर जगाकर कहीं बूम गुम हो जाऊंगा और तुम फिर तुम्हें पता चलेगा मैंने तुम पर 8 महीने कैसे वेस्ट किए हैं। तुम भी मुझे एक दिन ढूंढते ढूंढते आओगे। पर खैर, मैं तो रहा एकदम आज़ाद परिंदा। ये सोचते ही लवांगची एक इविल सी मुस्कान देता है। ऐसे करते करते इनके फाइनल ईयर भी आ गया था और इनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम होते हैं। लवांगची विंग को पढ़ाई में बहुत मदद करता है। रात रात भर दोनों साथ पढ़ते थे, कभी कभी तो सिर्फ 2 घंटे सोते थे। लेकिन लवांगची पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो जेन्युइनली विंग की मदद करता था। हालांकि उसके मन में विंग के लिए लस्ट भी बहुत सारा था। तो जब इनके फाइनल एग्ज़ाम हो गए थे उस दिन यहाँ पर सारे जितने भी स्टूडेंट्स थे वो मिलकर पार्टी करते हैं एग्ज़ाम ख़त्म होने के नेक्स्ट डे पर, क्योंकि वो सारे इतने थके हुए थे। तो पहले तो वो सारे के सारे बच्चे ना कम से कम 10 घंटे की नींद पूरी करते हैं, क्योंकि पूरा हफ्ता उनका बहुत ज़्यादा हेक्टिक था। उन्होंने बहुत सारी जो लाशें होती हैं उन पे ऑपरेशन किए थे और किसी ने किसी सर्जन की भूमिका निभाई थी, किसी ने किसी चीज़ की। तो उनके प्रैक्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा क्रूअल तरीके थे, क्रूअल इन द सेंस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तरीके से थे। वो एग्जॉस्ट हो चुके थे और छोटी सी माइनर गलती भी उन्हें फेल कर सकती थी। और उनके ये जो एग्ज़ाम्स थे ना, वो आगे चल के मास्टर्स के टाइम में भी उनकी ग्रेड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती थी। और वो लोग अपने मास्टर्स की तैयारी के लिए अब जुटने ही वाले थे। तो एक दिन ब्रेक लेकर वो सारे के सारे ड्रिंक करने जाते हैं, जहाँ पर सभी लोग ड्रिंक करते हैं। सब जो भी एक दूसरे को पसंद करते थे वो लोग सबके सामने एक दूसरे को प्रपोज करते हैं। कुछ लोगों की जोड़ियाँ बन जाती हैं, लेकिन वांगची सभी के सामने चुप रहता है और विंग का चुपके से डेस्क के नीचे से हाथ पकड़ता है और वो विंग को अपने हाथों से सर्व करता है अल्कोहल पीने के लिए। विंग पहली बार अल्कोहल को टेस्ट करता है। वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो चुका था एग्ज़ाम के चक्कर में और उनकी पूरी लाइफ एग्जॉस्ट हो जाती थी। वो पार्ट टाइम जॉब भी किया करते थे, कभी कभी मतलब सर्जरी वगैरह भी उन्हें छोटी मोटी करनी आ गई थी, पेशेंट्स को देखना भी आ गया था। और तो और उनकी ड्यूटियाँ भी लगा करती थी, कभी नाइट शिफ्ट कभी इवनिंग शिफ्ट। उन्होंने 5 साल में बहुत कुछ देखा था। अटैचमेंट हो गई थी, अपने कलीग ही फैमिली लगने लग गए थे। तो विंग उस दिन पीता है। पीने के बाद विंग को बहुत जल्दी चढ़ गई थी, 2 पैग में ही विंग को चढ़ गई थी। लेकिन लवांगची आराम से 3 पैग पीता है। फिर वो विंग को कहता है चलो हॉस्टल चलते हैं। विंग और लवांगची दोनों बॉयज़ थे, इसलिए वो लोग अपने बॉयज़ हॉस्टल की तरफ जा रहे थे। लवांगची विंग को कहता है आज मेरा क्लासमेट यहाँ नहीं है, वो अपने घर चला गया है। वो कल ही एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद चला गया था, तो तुम मेरे वाले रूम में रुक जाओ।
विंग कहता है पर मुझे चढ़ी हुई है। लवांगची कहता है रुक जाओ ना। विंग यहाँ पर मुस्कुराता है और कहता है ठीक है। वांगची यहाँ पर विंग को अपने हॉस्टल के रूम में लेके जाता है। जैसे ही वांगची विंग को रूम के अंदर लेकर गया, उसने अपने रूम को अच्छे से बंद किया और विंग को तुरंत ही अपने पास खींचकर किस करना शुरू कर दिया था। विंग भी नशे में था तो वो भी वांगची को किस करता है। वांगची कहता है मैं तुम्हारे साथ आज की रात बिताना चाहता हूँ। विंग कहता है बिता लो। विंग का मतलब था कि वो लोग रातें तो बिताएंगे सोकर, लेकिन वांगची के इरादे तो कुछ और थे। वो तुरंत ही विंग को उठाता है और बेड पर ले जाता है। वो विंग को खूब सारे किसेस करता है। फिर विंग की शर्ट्स को खोलने लगता है। विंग कहता है ये क्यों कर रहे हो। वांगची कहता है प्यार। विंग कहता है नहीं। वांगची कहता है क्यों। विंग कहता है आई एम अ बॉय। वांगची कहता है तो क्या हुआ। विंग कहता है आई एम अ स्पेशल बॉय। मैं तुम्हारे पास प्रोटेक्शन है क्या। वांगची कहते हैं उसकी क्या ज़रूरत है, हम दोनों लड़के हैं। विंग कहता है आई एम अ स्पेशल बॉय। वांगची कहता है क्या स्पेशल। और वह सुनते ही सिर्फ उसके शर्ट्स को खोलने पे फोकस रखता है। उसकी शर्ट को उतारता है, अपनी शर्ट को भी खोलता है और फिर विंग के ट्राउज़र्स को भी खोल देता है। फिर अपने ट्राउज़र को भी खोल कर अपने लोअर पार्ट को विंग के लोअर पार्ट से रब करना शुरू कर देता है। दोनों की कठोरता को अपने हाथ में लेकर रब करता है और विंग के लिप्स को किस करता है। विंग मुआयन कर रहा था, लवांगची के बालों में अपने हाथों को फहरा रहा था। फिर वांगची उसकी दोनों चेस्ट को भी किस करता है और फिर अपने हाथ से विंग के कठोरता को ज़ोर ज़ोर से सहलाना शुरू कर देता है। विंग ज़ोर ज़ोर से हाँफ रहा था, लेकिन वांगची बार बार उसके एक एक निपल को अपने मुँह में रखकर अच्छे से किस कर रहा था, सक कर रहा था, जानबूझ के बाइट कर रहा था। विंग अब उसे अजीब सा महसूस हो रहा था और वो हफ्ते हफ्ते अपना सारा लव जूस पेट पर निकाल देता है। तो वांगची उसी लव जूस को 2 उंगलियों में लेकर विंग के लोअर पार्ट में लेके जाता है। फिर अपनी 2 उंगलियों से उसे प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। विंग मुआयन कर रहा था, चद्दर को पकड़ रहा था और वांगची को कह रहा था नहीं नहीं नहीं। वांगची कहता है तुम प्रेग्नेंट थोड़ी हो जाओगे, तुम लड़कियों की तरह ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो। पर विंग अपने लिप्स को काटता है। उसके पेरेंट्स ने उसे बहुत पहले ही मना किया था कि किसी को मत बताना कि तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो, इसलिए वो वांगची को भी कुछ नहीं बोलता कि वो एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके अंदर वूम्ब है और अगर उसके साथ रोमांस किया गया बिना प्रिकॉशन तो वो प्रेग्नेंट हो सकता है। तो यहाँ पर वो काट रहा था अपने लिप्स को, लेकिन लवांगची अब धीमे धीमे उसकी दोनों टांगों को खोल के उनके बीच में आ गया था और अपनी कठोरता को उसके नीचे के जगह से रब करते हुए कहता है यू नो मैंने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है, आई लव यू विंग। और विंग भी यहाँ पर कहता है आई लव यू, लेकिन लवांगची ये बोलते ही धीमे धीमे खुद को इंसर्ट करने लगता है। विंग तो पागल हो रहा था, तड़प रहा था, मच्छर रहा था, उसकी टांगें हिल रही थी। तो लवांगची उसकी टांगों को अपने कंधे पे रख लेता है और ज़ोर लगाकर खुद को आधा विंग के अंदर इंसर्ट कर देता है। विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन लवांगची उसे किस करते हुए सूदिंग फील कराते हुए फिर से एक झटका लगाता है और फिर पूरा विंग की बॉडी के अंदर समा चुका था। विंग भी हिलता है, डुलता है, उसे दर्द होता है, उसकी वर्जिनिटी का ब्लड भी निकलता है, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन लवांगची उसे कहता है बस बेबी, बस थोड़ा सा और फिर तुम्हें प्लेजर महसूस होगा। ये बोलते ही वो अपनी गतिविधि को शुरू कर देता है, अपनी हिप्स को हिलाता है और फिर जिससे वो विंग के अंदर बाहर होना शुरू हो जाता है। विंग को पहले तो बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन धीमे धीमे उसका लव जूस भी, उसकी बॉडी भी तरल पदार्थ को निकालना शुरू कर देती है, जिसके बाद उसे भी थोड़ा ईज़ महसूस होती है। अब वांगची और विंग दोनों अपनी एक्टिविटी में इंडल्ज हो जाते हैं। वांगची पहले तो जो कि स्लो सब चीज़ें कर रहा था, फिर वो अपनी स्पीड को तेज़ कर देता है, इतना तेज़ कि पूरा बेड हिल रहा था उनकी एक्टिविटी से। और वो बहुत तेज़ विंग के साथ फर्स्ट राउंड करता है मिशनरी पोजीशन में और अपना सारा जूस विंग की बॉडी के अंदर निकाल देता है। लेकिन वो विंग से कनेक्शन अपना हटाता नहीं है, दोनों की बॉडी लोअर तरीके से अभी भी कनेक्टेड थी, लेकिन वो इसी पोजीशन में विंग को सीधा बेड से उठा लेता है और ऐसे ही उठाकर दीवार पर रख देता है। और फिर वो दीवार पर रखने के बाद विंग की टांगें जो अभी भी उसके कंधे पर थी, विंग की पीठ दीवार से टकरा रही थी और इसी पोजीशन में वो सेकंड राउंड करना शुरू कर देता है। विंग की मॉर्निंग बाहर तक जा रही थी। धीरे से लवांगची ने उसके कान में कहा अपनी आवाज़ों को रोको, अपने मुंह पर हाथ रखो। और फिर उसने विंग के साथ ज़ोरदार घमासान तरीके से रोमांस करना शुरू कर दिया था। विंग की तो सांसें फूल गई थी।
और ऐसे करने के बाद अब वो आकर सीधा बिस्तर पर लेट गया था और उसने विंग को सेकंड राउंड में ही बोला कि अब तुम मेरे ऊपर खुद से खुद के साथ रोमांस करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, अब मैं नहीं हिलूँगा, तुम्हें हिलकर खुद को प्लेजर देना होगा। विंग वैसे ही करने लगता है। विंग को इस वक्त उसका दिमाग ना प्लेजर महसूस करने के लिए था और वांगजी इसी तरीके से सेकंड राउंड कंप्लीट करने के बाद फिर से विंग के अंदर ही अपना लव जूस छोड़ देता है। अभी भी वो नीचे से कनेक्टेड थे। विंग अब उसे जाने ही नहीं दे रहा था। उसने ग्रिप इतनी ज़्यादा तेज कर ली थी अपनी वांगजी की कठोरता की तरफ कि अब वांगजी धीमे धीमे करके उसके अंदर से अपने आप को निकालता है तो विंग की बॉडी से उन दोनों के मिक्सचर बाहर निकल रहा था। तब वांगजी ने विंग को घुटनों और कोहनी के बल बैठाया और फिर पीछे से आकर विंग के बाल खींचते हुए अपने आप को उसकी बॉडी के अंदर डाला और इस पोजीशन में काफ़ी देर तक रोमांस करता रहा। वांगजी उसकी बेली के जो बटन था उस पर हाथ फहराता रहा, उसकी बेली को मसलता रहा और एक हाथ से उसके निपल को भी सहलाता रहा और धीमे धीमे उसके कान में कहने लगा, काश तुम प्रेग्नेंट हो सकते। और ये बोलते ही वो उसकी पेट को मसल रहा था और तेज़ी से उसके साथ बैक साइड से रोमांस कर रहा था। फिर वो उसके बालों को पकड़ता, उसकी कमर को ऊपर उचकाता और उसको खुद से और भी ज़्यादा नीचे करके तेज़ी से रोमांस करना शुरू कर चुका था। विंग का तो हाल बहुत ज़्यादा बेहाल था। उसने अपनी ही कठोरता को पकड़कर खुद को प्लेजर देना शुरू कर दिया था, जबकि वांगजी उसकी बॉडी से प्लेजर ले रहा था। वो भी अपना लव जूस बिस्तर पर निकाल देता है और वांगजी उसकी बॉडी को तीसरी दौरान भी पूरी तरीके से फिल कर देता है। और फिर वो लोग फोर्थ टाइम में बाथरूम में जाते हैं। बाथ टब के अंदर दोनों घमासान तरीके से रोमांस करते हैं। ऐसे करते करते सुबह तक उन्होंने 5 राउंड रोमांस किया था और वांगजी ने एक बार भी प्रिकॉशन यूज़ नहीं की थी, बल्कि अपना सारा जूस उसने वेवोशन के अंदर ही निकाल दिया था और दोनों एक दूसरे को कडल करके सो गए थे। वेवोशन जब कमरे में आया था ना तो अंधेरा था, उसे बिल्कुल भी नहीं अंदाज़ा था कि क्या सीन होगा। वेवोशन जब सुबह उठा, वेवोशन को ना सुबह भी नहीं, अगली लगभग दोपहर हो गई थी। दोपहर के 3 बज गए होंगे जब वो उठा होगा। तब उसने देखा कि उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं था, बल्कि उसने चादर ओढ़ी हुई थी। लेकिन जब वो कमरे की हालात को देखता है तो वो दंग रह गया था। कमरे में से सारा सामान गायब था और वांगजी भी कहीं नहीं था। जैसे तैसे करके वो बिस्तर से उठता है और फिर वो जाता है वॉशरूम में। वॉशरूम में भी वांगजी नहीं था, सारा सामान गायब था। वो वॉशरूम में फ्रेश होता है और उसके बाद कमरे में वापस आता है। अपने कपड़े पहन ही रहा था कि ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकता है। विभूषण तुरंत ही जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े पहनता है और बाहर आता है तो देखता है कि वार्डन वहाँ आई हुई थी और वार्डन विभूषण से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा कमरा तो दूसरे फ्लोर पे है ना। तो विभूषण कहता है कि मैं कल गलती से अपने दोस्त के रूम में ही सो गया था। तो वार्डन उसे कहती है ये कमरा खाली हो चुका है, इसका जो यहाँ पे स्टूडेंट रहता था वो पेमेंट करके चला गया है, ये कमरा जल्दी जल्दी खाली कर दो, यहाँ पर अगला बैच आएगा रहने के लिए। तो विभूषण तो ऐसे देख रहा था कि वांगजी, वो पूछता है वांगजी कब गया। तो वो वार्डन बताती है कि वांगजी पिछले 2 घंटे पहले ही सब कुछ की वगैरह देकर निकल गया है। विभूषण कमरा खाली करता है, उसे चलने में दिक्कत आ रही थी। वो जैसे तैसे अपने फ़ोन को ढूंढता है और अपने फ़ोन से वांगजी को फ़ोन मिलाता है। तो वांगजी का फ़ोन बार बार बिजी दिखा रहा था क्योंकि वांगजी ने तो उसे ब्लॉक कर दिया था। कमरे से बाहर निकलते ही विंग तो हैरान हो गया। विंग वांगजी को सोशल मीडिया पे भी कमरे में जाने के बाद विंग ने पहले तो खुद को, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, पहले तो उसने अपने लिए खाना ऑर्डर किया, नहाया धोया, अपने सामान को भी बांध रहा था क्योंकि उसे भी घर के लिए निकलना था। लेकिन वो वांगजी को सारे सोशल मीडिया पे टेक्स्ट कर रहा था, पर वांगजी ने उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया था। विंग तो शॉक्ड था, ये क्या हो गया, मतलब कल रात तो उनके भी सब कुछ हुआ है ना, तो वांगजी उसे कैसे छोड़ के जा सकता है। विंग तो हैरान था। पर विंग की फैमिली के, मतलब उसके आंट के उसे फ़ोन आ रहे थे मैडम यू के कि विंग बेटा तुम कहाँ हो, जल्दी घर आओ, तुम्हारी तो क्लासेस कंप्लीट हो गई ना, तुम्हें तो कल घर आ जाना चाहिए था। तो विंग कहता है मैं आ रहा हूँ। विंग अपना सारा सामान बांधता है, उसे बहुत दर्द हो रहा था और वो तो घबरा कर प्रिकॉशन भी नहीं लेता। वो तो चुपचाप सामान बांध कर अपने घर के लिए निकल गया था और अगले 3 दिन उसे ट्रैवल करना था क्योंकि उसे अपने घर जाना था। दरअसल क्या था, वो जिस एरिया से आता है ना, उसके जो अंकल आंटी थे ना, वो उसका इंतज़ार करने के बाद सीधा अपने
बच्चों को लेकर नानी हाउस निकल गए थे। तो विंग को भी अपनी नानी के घर जाना था, तो जहाँ से उसका कॉलेज था वहाँ से उसका नानी का घर 3 दिन के रास्ते पे पड़ता था। तो वो 3 दिन अगले ट्रैवल करता रहता है, खाता पीता रहता है, कभी ट्रेन में होता है, कभी बस लेता है। ऐसे करके वो 3 दिन बाद अपनी नानी के यहाँ पहुँचा था, जहाँ पे कन्वेंस बहुत कम है। 8 घंटे तो बस उसे घोड़ा गाड़ी पे जाने में लग गए थे। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद विंग अपने पेरेंट्स को बताता है, मतलब उसके पेरेंट्स नहीं, उसके अंकल आंटी थे, वो उन्हें बताता है कि उसे ना आगे की पढ़ाई के लिए ऐसे ऐसे बाहर जाने का मौका मिल रहा है। उसके अंकल आंटी बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें एंट्रेंस की तैयारी करनी चाहिए। विंग वहाँ पर बैठा बैठा अपने एंट्रेंस की तैयारी भी करता था, लेकिन लवांगची को बहुत फ़ोन मिलाता था, पर उसके फ़ोन कभी मिले ही नहीं। उसके अंकल ने ना विंग को बाहर पढ़ाई करने के लिए भी चीज़ें ला कर दी हुई थी। विंग बहुत ज़्यादा टेंस रहता था, लेकिन एक दिन उसे जैसे तैसे महसूस हुआ कि सोशल मीडिया पे लवांगची ने, मतलब एक सोशल मीडिया पे लवांगची ने उसे ब्लॉक नहीं किया था। तो वह लवांगची को टेक्स्ट करता है कि तुम कहाँ गायब हो गए, तुम मेरे फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे, क्या बात हो गई, सब ठीक तो है, तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो वांगची ने उसे सीधा बोला था कि देखो मुझे टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा जो काम था वो तुमसे निकल गया। विंग कहता है काम था मतलब? वांगची कहता है मैं बस तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि मैं तुम्हारी फर्स्ट वर्जिनिटी लेना चाहता था, और अब मैंने उसे ले ली है, तो मुझे कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहता है व्हाट डू यू मीन बाय, तुम तो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे ना, तो ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तो लवांगची उसे कहता है कि मैं तुमसे कोई प्यार नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुम स्टार्टिंग में मेरे को लेके इग्नोरेंट थे, और जब मैंने तुम्हें पा लिया है तो अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट मत करना। ये सुनते ही विंग के तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी कि ये कैसे हो सकता है। और लगभग विंग और वांगची को ना इंटीमेट हुए 1 महीना हो चुका था। अब विंग को गड़बड़ लगने लगी क्योंकि अब उसे शुरू हुई मॉर्निंग सिकनेस, और वो डरने लगा कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्या होगा। वो डर के मारे ना चेक ही नहीं करता कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो अंकल आंटी से गुहार लगाने लगता है कि वो ना फ़ौरन जाके पढ़ना चाहता है। उसके अंकल आंटी पूछते भी हैं क्यों, लेकिन वो कहता है कि वो अपनी फर्दर पढ़ाई ना, क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा स्टूडेंट था, उसे सबसे अच्छे मार्क्स भी मिले थे, तो वो ना अपने फ़ॉरेन के लिए तैयारी करता है, आइल्स के पेपर देता है और बाहर चला जाता है। उसे मास्टर्स करने का मौका मिला था। उसे 90% ना स्कॉलरशिप मिल चुकी थी, 10% उसे पे करना था, और बाकी के जितने फॉर्मेलिटीज़ के लिए बंदा पे करता है वो करता है। और उसके अलावा हॉस्टल का खर्चा भी जो था उसका वो फ्री नहीं था, वो सब भी पे करता है। तो विंग ने क्या किया था, अपने मॉम डैड की जो प्रॉपर्टी थी ना वो बेच देता है और बाहर चला गया था पढ़ने के लिए। उसके अंकल आंटी के पास ज़्यादा पैसा तो नहीं था उसकी डॉक्टरी, क्योंकि डॉक्टरी आसान तो नहीं होती, करोड़ रुपए लग जाते हैं पढ़ाने में, तो इसलिए उन लोगों ने विंग की स्कॉलरशिप की वजह से उसे पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। बाहर विंग गया तो विंग के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि वो अपनी मास्टर्स कर रहा था, पर उसे मॉर्निंग सिकनेस होने लगी, उसे घबराहट होने लग गई। तो उसके साथ एक सीनियर डॉक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था लेंशिचन। विंग का जैसे ही वो लोग देखते हैं, क्योंकि लेंशिचन के अंडर विंग को काम करने का मौका मिला था, तो विंग एक सर्जन बनना चाहता था, और जो लेंशिचन थे वो अपनी फील्ड के सबसे बेस्ट सर्जन थे। वो लोग काम करते थे हार्ट ट्रांसप्लांट का। विंग भी यही चीज़ सीखना चाहता था, लेकिन विंग की तबीयत ख़राब होते हुए देख वो कंसर्न होते हैं, तो वो विंग से पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है। विंग उन्हें बताता है कि उसे मॉर्निंग सिकनेस जैसा फील हो रहा है। तो लेंशिचन उसे कहते हैं कि तुम अल्ट्रासाउंड कराओ, तुम्हारे पेट में कोई दिक्कत होगी या कुछ होगा तो हमें पता चल जाएगा। अब विंग अल्ट्रासाउंड कराता है तो उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और उसकी रिपोर्ट्स ना सीधा शिचन के पास ही आ गई थी, क्योंकि शिचन ने अपने कलीग से कहा था कि उसकी सारी रिपोर्ट्स मुझे देना, कि भैया छोटी उम्र का लड़का है, कहीं डर ना जाए कि कुछ अगर गड़बड़ आ गई तो। शिचन जब देखते तो वो हैरान हो जाता है कि विंग एक स्पेशल चाइल्ड है। और विंग की जो क्योंकि जो 2.5 महीने होते हैं ना, तब तक किसी को पता नहीं चलता कि ट्विंस हैं या क्या है, बच्चे कितने हैं पेट में, तो वो हैरान हो गए थे कि विंग के साथ क्या सीन हो रहा है। उन्होंने विंग को कन्फ्रंट किया कि तुम्हारे पास तो वोम्ब है, तो विंग बोलते हैं हाँ मैं एक स्पेशल चाइल्ड हूँ। तब ना लेंशिचन एक छोटे से बच्चे को अपने पास रख रहे थे उन, तो यहाँ पर वो उनसे पूछता है कि ये किसका बच्चा है, तो लेंशिचन कहते हैं कि ये ना मेरी गर्लफ्रेंड का बच्चा है, हम लोग साथ रहते थे, मेरी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मेरी गर्लफ्रेंड ने इस बच्चे को जन्म दिया क्योंकि मैं चाहता था कि वो बच्चा करे, लेकिन जब उसने बच्चे को पैदा किया तो उसके पेरेंट्स ने उसकी शादी किसी रिच इंसान से कर दी, और वो बच्चे को मेरे पास छोड़कर
कहीं और शादी करके चली गई। विंग हैरान हो गया कि कोई इंसान कैसे छोड़ सकता है। लेंशिचन सच में बहुत अच्छे थे। उन्होंने विंग को कहा कि तुम कितना पैसा देते हो तो यहाँ पे हॉस्टल में रहने के लिए, तो विंग ने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे। तो लेंशिचन ने काउंट किया कि तुम जितना पैसा ना अपना हॉस्टल में रहने के लिए दे रहे हो उससे आधा तुम मुझे दे दो। मैं मेंशन में अकेले रहता हूँ, मुझे मेरे जो बेबी है उसकी देख रेख करने के लिए कोई चाहिए, तो अगर तुम मेरे साथ रहना चाहो तो उसके अलावा मैं तुम्हें सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि अगर हॉस्टल में किसी को पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो तो वो लोग तुम्हें यहाँ से वापस भेज देंगे, क्योंकि वो लोग किसी भी ऐसे इंसान को यहाँ नहीं रखेंगे जो आगे चल के जिसके बच्चे यहाँ पे सिटीजनशिप ले लें। तो विभूषण पहले तो डर जाता है और फिर वो लेंशिचन के साथ रहने के लिए अपना सारा अमाउंट विड्रॉल कर लेता है जितना भी उसने हॉस्टल के लिए दिया था। हालांकि वो लोग ना 10% काट के सारा अमाउंट दे देते हैं। विंग ने उस 10% का भी अफसोस हो रहा था, पर वो ज़्यादा वो नहीं करता क्योंकि उसे यहाँ से कुछ भी करके वापस अपने घर तो जाना नहीं था। वो जानता था कि कुछ प्रेगनेंसी वाली गड़बड़ तो चल रही है। विंग लेंशिचन के घर में शिफ्ट हो गया। लेंशिचन की एक बहुत प्यारी सी क्यूट सी बेटी थी और वो यहाँ पर विंग को ही मम्मा मानने लगी थी। विंग सबसे क्यूट था, उसके बड़े बड़े बाल थे, वो चश्मा लगाता था, क्यूट सा लगता था। वो बच्चों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखता था क्योंकि वो भी एक स्पेशल चाइल्ड था और अब तो वो भी प्रेग्नेंट था, तो उसे बच्चों के साथ रहना बहुत अच्छा लगने लगा। विंग के जो पढ़ाई थी ना उसके साथ लेंशिचन ने उसी पढ़ाई के दौरान ही उसकी जितनी भी क्लासेस होती थी ना वो अटेंड करने के लिए उसे दे दी थी। विंग को ज़्यादा बर्डन लेंशिचन नहीं देता था क्योंकि लेंशिचन दिल का बहुत अच्छा इंसान था। उनकी गर्लफ्रेंड ने भी उनके साथ धोखा करके भाग गई थी, किसी अमीर से शादी कर ली थी, लेकिन सच में लेंशिचन उसे बहुत प्यार करते थे और अपने बच्चे से भी बहुत प्यार करते थे, अपनी बेटी से तो सबसे ज़्यादा। और वो बेटी ना विंग के अटैच होना शुरू हो चुकी थी। विंग उसे रखता है, उसे प्यार करता है और ऐसे करते करते विंग जब अपने 4th मंथ प्रेगनेंसी में आया था ना तब उसने अल्ट्रासाउंड कराया था। तब डॉक्टर्स ने उसे कहा था कि उसके पेट में 5 बच्चे हैं। तो विंग डर गया था। विंग इतना घबरा जाता है, रोना शुरू कर देता है, उसे पैनिक होने लगता है, लेकिन लेंशिचन उसके हाथ को रब करते हैं, उसे सूदिंग महसूस कराते हैं। विंग को यहाँ पर बिल्कुल नहीं पता कि लेंशिचन कौन है, क्योंकि लेंशिचन के घर में सिर्फ उनके और उनके बच्चे की फ़ोटो लगी हुई है और बाकी किसी फैमिली मेम्बर की नहीं थी। तो विंग को कुछ पता ही नहीं था लेंशिचन कौन है। लेंशिचन यहाँ पर उसे थोड़ी सी सांत्वना देते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, और उसे बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन नहीं लेनी, और 5 बच्चे हैं तो क्या हुआ, तुम जैसा भी चाहोगे मैं तुम्हें फुल सपोर्ट करूँगा। इन 5 बच्चों को तुम मेरे घर में आराम से रख सकते हो। विंग रोता है, नहीं मेरा करियर तबाह हो जाएगा, लेकिन लेंशिचन समझाते हैं कि मेरी भी तो एक बेटी है ना, क्या मेरा करियर तबाह हुआ, मैंने भी तो शादी नहीं की ना। और अगर तुम ये सोचोगे कि बच्चे आने से करियर तबाह हो जाते हैं तो इस दुनिया में कभी भी कोई माँ अपने बच्चे को जन्म ही नहीं देती, क्योंकि अगर ऐसा सब सोचने लग जाएंगे तो बच्चे पैदा ही नहीं होंगे। तो विंग ना जैसे जैसे कंसोल होता है, और विंग अपने बच्चों को वैसे भी हार्म तो पहुंचाना नहीं चाहता था, वो खुद को हार्म पहुंचा सकता था लेकिन इनोसेंट बच्चों को नहीं, तो वो मान जाता है। वो लेंशिचन की पढ़ाई भी करता था, उसकी बेटी को भी संभालता था और साथ साथ लेंशिचन भी उसे फुल कोऑपरेट, उसे खाना सुबह उसके लिए ना 2 नौकरानी रखी गई थी जो उसे खाने से लेकर सब कुछ काम करवा देती थी। विभूषण ने प्रेगनेंसी की वजह से अपनी जो पढ़ाई थी उसे भी थोड़ा आगे खिसका दिया था। उसे ऑनलाइन क्लासेस मिला करती थी जो कि वो घर पे बैठ के लिया करता था। मेडिकल उसने अपने सर्टिफिकेट जमा कर दिए थे 5th मंथ से ही, क्योंकि उसकी 5 बच्चों की वजह से उसकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थे। वो ऐसे इधर उधर घूम फिर नहीं सकता था, उसे बहुत दिक्कत आती थी। और लेंशिचन ने उसके लिए बेस्ट जो होते हैं ना नर्सेज वो रखी थी, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड की हुई थी। मतलब उन्हें ना ऐसे दया आती थी कि एक इंसान, एक छोटा सा उम्र का ही तो था, विभूषण ज़्यादा उम्र के भी नहीं थे, और वो बंदा अचानक से 5 बच्चों से प्रेग्नेंट हो गया। तो वो बहुत अच्छे थे एज अ सीनियर, एज अ मेंटर, वो बहुत अच्छे थे विंग के लिए। वो सारी चीज़ें करते हैं और ऐसे करते करते विंग 5 बच्चों को जन्म देता है। उसके 5 बच्चे बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे, क्यूट, अच्छे। और यहाँ पर जब वो 5 बच्चे होते हैं ना तो लेंशिचन की जो बेटी होती है ना वो इतनी खुश हो जाती है कि वो बड़ी बहन बन गई है। वो इन 5 को ना, मतलब विंग के ना सबसे छोटी डॉटर हुई थी, बाकी 4 लड़के हुए थे जो कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे। तो वो ना बहुत खुश होती थी लेंशिचन की बेटी की मैं बड़ी बहन बन गई हूँ, मेरे 5 छोटे छोटे, मतलब वो सिबलिंग्स ही मानती थी इन्हें। वो कभी ये नहीं सोचती थी कि नहीं ये मेरे भाई बहन नहीं है। लेंशिचन और विभूषण को पता था कि उनके बीच शादी नहीं हुई, उनकी डॉटर, लेकिन विंग को मॉम जैसा ही मानती थी। वो
इतना प्यार करती थी उन 6 बच्चों का। जैसे उनके जो भी रोता था उसके लिए निप्पल ला के लगाती थी। बहुत समझदार, छोटी सी थी पर बहुत समझदार, बहुत प्यारी। उन्हें हमेशा गिरने से बचाती थी। विंग तो स्टार्टिंग में जब उसने बच्चों को जन्म दिया था ना, उसके बाद लगभग 10 दिन तक तो उसके अंदर बेड से उठने की भी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसका बहुत तगड़ा ऑपरेशन हुआ था, पूरा पेट कटा था। उसके बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम थी बाथरूम जाने में और फ्रेश होने में, सब कुछ बेड पे करना पड़ता था। फिर वो ज़्यादा सामान भी नहीं उठा सकता था। लगभग विंग को रिकवर होने में 3 महीने का समय लगा था अपनी प्रेगनेंसी से, क्योंकि उसने 5 बच्चों को जन्म दिया था और उसकी बॉडी बहुत वीक हो चुकी थी। तब लेंशिचन ने भी अपनी छुट्टी ले ली थी। उसने अपनी पैटर्निटी लीव ली थी, जो कि एक वाइफ के लिए ली जाती है, लेकिन उन्होंने जान के ली थी। मतलब वो इस मासूम से विंग को ना छोड़ना नहीं चाहते थे। वो इसकी पूरी देख रेख करते हैं, उसके पैर भी साफ़ करते हैं, उसके नाखून भी साफ़ करते हैं, कभी कभी उसके जैसे हाथों को भी साफ़ की क्लीन करते थे, उसके बालों को भी धुलवाया करते थे वो प्रॉपर। क्योंकि ना 5 बच्चों को भी घर में रहकर नर्सिंग करना होता था, तो लेंशिचन हर चीज़ का ध्यान रखते थे। ऐसी ही चीज़ें चलती हैं। यहाँ पर लेंशिचन की फैमिली उन्हें बार बार ना घर वापस बुलाती थी, पर लेंशिचन अपनी गर्लफ्रेंड को कभी भुला नहीं पाए और वो उनकी गर्लफ्रेंड का कभी ध्यान नहीं रख पाए। मतलब रखते थे वो, पर उसने कभी मौका नहीं दिया। तो वो विंग को एक छोटे स्टूडेंट की तरह बहुत प्यार से रखते थे। अगर उनकी कोई बहन होती या उनकी कोई फ्रेंड होती तो वो उसे भी इसी तरीके से रखते। विंग को काफ़ी ऐसा लगता था। उसे लवांग जी की भी याद आती थी। जब वो ठीक होता था ना, वो अपनी डायरी में हर चीज़ नोटिस करता था, हर चीज़ लिखता था। उस अपना 10 साल बीत जाते हैं, 10 साल का समय बीत गया था। सभी वो जो बच्चे थे वो 10 साल के हो गए थे और उनका 10th बर्थडे होता है। 5 एक ही केक को चाकू लेके ही खड़े होते हैं और वहाँ पर ना छठा बच्चा एक और आ जाता है, जो कि लेंशिचन की बेटी थी। वो भी कहती है मम्मा मैं भी केक काटूंगी। ये सभी बच्चे इन्हें पता है कि विंग इनकी मतलब बड़ी वाली लड़की को पता है विंग इसकी मॉम नहीं है, पर ये सभी बोलते थे मम्मा विंग को और डैडा लेंशिचन को, जबकि जानते थे कि बायोलॉजिकल लेंशिचन फादर नहीं है। पर यहाँ पर लेंशिचन और विंग को कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, क्योंकि बच्चे ना बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं और उनके लिए ना ये सारे बच्चे एक समान थे। लेंशिचन जो था ना वो विंग के बच्चों को भी अपना मानता था और विंग जो था ना वो लेंशिचन की बेटी को भी बिल्कुल अपनी तरह ही मानता था, क्योंकि माँ वाली भावना थी उनके अंदर, मदरली फादरली गुण थे। तो ये 6 के 6 बच्चे एक केक के आसपास ऐसे चाकू लेके खड़े हो जाते हैं। तो लेंशिचन अपनी बेटी को कहते हैं नहीं बेटा, उन दोनों का उन 5 का बर्थडे है ना, उन्हें काटने दो। तो विंग कहते हैं क्यों, मेरी बेटी काटेगी, बेटा तुम भी काटो। ऐसे करके वो केक कटवाता है और वो इतनी खुश होती है ना। वो लगभग 1.5 साल बड़ी थी इन सारे बच्चों से। तो वो सारे मिलके क्लैपिंग करते हैं, पूरे केक का ना कुचुम्बर निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लेंशिचन कहते हैं अब ये केक कौन खाएगा, इन बच्चों ने तो काट काट के कुचुम्बर निकाल दिया। विंग कहता है कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैंने पहले ही एक फ्रूट केक मंगवा रखा है, ये वाला सस्ता वाला था इसलिए मैंने इन्हें काटने को दे दिया। लेंशिचन कहते हैं तुम बच्चों को बहुत बिगाड़ोगे विंग। और विंग हंसता है और कहता है मैं आप ही तो गया हूँ सर, क्योंकि वो ना हमेशा से एड्रेस करता है लेंशिचन को सर, क्योंकि वो उसके मेंटर रहे हैं। तो लेंशिचन मुस्कुरा कर कहते हैं कि सच में कोई बच्चों को स्पॉइल करना तो तुमसे सीखे, तुम कितना ज़्यादा बच्चों को स्पॉइल करते हो। विंग अपने बच्चों के हाथों से पहले तो लेंशिचन की बेटी के हाथ से खाता है केक को, फिर एक एक करके अपने सारे बच्चों के हाथ से खाता है। लास्ट में अपनी बेटी के पास आता है तो वो मुंह बना लेती है और कहती है कहाँ है मेरी लबाबू डॉल। विंग कहता है लबूबू है वो, लबाबू नहीं है। वो कहती है वही मम्मा, मुझे लबूबू डॉल चाहिए। और सारे बच्चे कहते हैं हमें भी। लेंशिचन की बेटी कहती है पर मैं तुम सबके लिए लबूबू डॉल लेकर आई हूँ। वो ना यहाँ पर 5 को गिफ्ट देती है, जिसमें लबूबू डॉल थी सबकी फेवरेट कलर की, किसी की पर्पल, किसी की ब्लैक, किसी की वाइट, किसी की पिंक, इस तरह से किसी की ब्लू। तो वहाँ पर ना उस विंग आता है और कहता है तुम्हारी लबूबू डॉल कहाँ है। वो कहती है ओ मम्मा मैं अपने लिए लेना भूल गई। तभी विंग पीछे से एक लबूबू डॉल निकालता है जो कि बहुत क्यूट थी, और वो क्यूट सी लबूबू डॉल उस बेबी को देता है और कहते हैं लेकिन मम्मा नहीं भूली, देखा मैं तुम्हारे लिए सब लेकर आया हूँ। यहाँ पर सारे बच्चे अब अपने डैडा यानी कि लेंशिचन की तरफ देखते हैं और कहते हैं डैडा हमारा गिफ्ट कहाँ है। लेंशिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं वो गिफ्ट ज़रूरी है क्या, मैं तुम लोगों के लिए केक लाया हूँ, टॉफ़ी लेके आया हूँ, वो भी लेकर आया हूँ, ये कपड़े भी मैं लेकर आया हूँ, अभी भी गिफ्ट लेना है। सारे बच्चे कहते हैं यस हमें दो। तो वहाँ पर ना वो
आयरन मैन के जितने भी एवेंजर्स के जितने भी थे ना, आयरन मैन और हल्क, ये सब, वंडर वुमेन, और ये सारों के टॉयज़ लेके आया हुआ था। और वो सभी टॉयज़ सबके सामने रख देता है, जिसे जो जो पसंद था वो अपने अपने टॉय को उठाता है और चला जाता है। और वो ना ऐसा नहीं था कि 5 टॉय लेके आए, पर डे किसी का भी हो, आएंगे तो घर में 6 टॉय आएंगे, वरना बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई भी ओकेजन हो आएगा तो 6 के लिए आएगा, वरना किसी के लिए नहीं आएगा। तो वो लोग कभी भी किसी बच्चे में ना ऐसे नहीं करते थे कि ये तेरा है, मेरा है, या इसका आएगा उसका नहीं आएगा। नहीं, आएगा तो सबका आएगा, वरना किसी का नहीं आता। वो अपने बच्चों के लिए इक्वालिटी रखा करते थे, जिसकी वजह से बच्चों में कभी भी ना तेरा मेरा वाली भावना नहीं थी। और सारे बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि जो लेंशिचेन थे ना, उनकी बेटी का एक सिंपल सा फंडा था कि वो ना डॉक्टर बनना चाहती थी। लेकिन विवोशन के जो बच्चे थे ना, वो थोड़े से अलग थे। उसके बच्चों की हैबिट्स ना और टैलेंट बिल्कुल अलग था। जैसे उसका जो बड़ा बेटा था शिजुई, उसे बिज़नेस पसंद था, बिज़नेस माइंडसेट था उसका। जो सेकंड बेबी था उसे स्पोर्ट हुआ, युआन को स्पोर्ट्स पसंद था। थर्ड बेबी था ईज़ा को पसंद था म्यूज़िक। फोर्थ बेबी था, उसको पसंद था एकेडमिक्स, ठीक है। और जो उसकी फिफ्थ बेबी थी, यानी कि जो उसकी बेटी थी, उसे पसंद थी डांस करना, और वो बहुत ही क्यूट थी। यहाँ पर सभी के प्रोफेशन बिल्कुल अलग थे, पर उन लोगों के बीच सिबलिंग जैसा प्यार बहुत ही ज़्यादा घंघोर तरीके से था। कोई उनकी मतलब स्कूल में भी फुल ऑन वो लोग डॉन की तरह चला करते थे, क्योंकि अगर किसी भी भाई बहन को एक इंसान ने हिट किया तो वो 5 उससे लड़ पड़ते थे, इवन 6 हो। यहाँ पर उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन एक दिन लेंशिचेन को फ़ोन आता है कि उनकी जो दादाजी है ना, वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, जिसकी वजह से उन्हें जल्दी से वापस चाइना जाना होगा। और तो और उनके यहाँ पर एचओडी की पोजीशन खाली है, जिसके लिए वो लोग बार बार उन्हें बुला रहे थे। लेंशिचेन ने कहा कि एचओडी वो नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी फैमिली ने उन्हें इंसिस्ट किया कि वो अपने बच्चों को लेकर आ जाए। तो उन्होंने कहा कि वो अपने साथ एक पार्टनर को लेकर आना चाहते हैं, जो कि उनका स्टूडेंट है और उन्हीं के साथ रहता है। एक तरह से वो लिव इन में रहते हैं, लिव इन द सेंस एक ही घर में रहते हैं, बट नॉट एज अ कपल और पार्टनर। तो यहाँ पर उनकी फैमिली सोचती है कि शायद ये जो पार्टनर है ना, वो लेंशिचेन का लवर होगा। तो यहाँ पर पूरी लैन फैमिली एकदम एक्साइटेड थी कि लेंशिचेन किसे अपने घर लेकर आ रहे हैं। और जो दादाजी बीमार होने पे जो लेंशिचेन की मॉम थी, वो खुश हो गई थी कि शायद मेरा बेटा पार्टनर लेकर आ रहा है, क्योंकि तभी तो उसने कहा है कि मैं अपने साथ किसी को लेकर आ रहा हूँ। और फिर वो बताते हैं कि वो अपने साथ 6 बच्चों को लेकर आ रहे हैं। तो वो हैरान थी। फिर वो बताता है कि ऐसे ऐसे जो 6 बच्चे हैं, क्योंकि वो 6 बच्चे उसके साथ ही रहते थे, तो वो बताते हैं कि उसी के सामने हुए हैं। तो यहाँ पर उनकी मॉम डैड को लगता है कि शायद ये जो 5 बच्चे हुए हैं ना उस पार्टनर से, वो लेंशिचेन के ही हैं। तो सबके एजम्पशन अलग हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद लेंशिचेन छुपा रहे हैं कि उनकी शादी हो गई है, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पर ये आठों जने ना वापस अपनी कंट्री आते हैं। कंट्री आने के बाद ट्रैवल करके ये लोग घर पहुँचते हैं। घर पहुँचते ही लेंशिचेन को देखते ही सारे खुशी से उसके गले मिलते हैं। और फिर वो देखते हैं एक साथ 6 बच्चे लाइन में खड़े हैं, और उनके पीछे एक बहुत खूबसूरत सा इंसान है, जिसके शोल्डर तक बाल आ रहे हैं, उसने पूनी बनाई हुई है। वो झुककर सबको ग्रीट करता है। यहाँ पर जैसे ही लेंशिचेन की मॉम आती है ना, वो बहुत खुश हो गई थी। वो तुरंत ही सबको अंदर लेकर आती हैं। वो सारे बच्चों से मिलती हैं, विवोशन से मिलती हैं। लेंशिचेन की तरफ देखकर कोहनी मारते हुए कहती हैं, क्या यही तुम्हारा पार्टनर है? लेंशिचेन शर्माते हुए कहते हैं, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। पर वो तो माँ है ना, तो इसलिए वो लोग टीज़ करते हैं। वो और भी ज़्यादा टीज़ करते हुए कहती हैं, तो ये क्या तुम्हारे बेबीज़ हैं? तभी सामने से एक बच्चा आकर बोलता है, डैडा। और वो ना कोई और नहीं बल्कि विंग की 5वीं बेटी थी, क्यूट सी, और अपना अंगूठा चूसते हुए कहती है, जबकि वो इतनी बड़ी हो गई है 10 साल की, पर कभी कभी उसे गंदी आदत लग जाती है। तभी फटाफट से लेंशिचेन उसके मुंह से अंगूठा निकालते हुए कहते हैं, बेटा कितनी बार कहा ये नहीं। और वो ना अपनी कुछ चीज़ों को ढूंढते हैं। तभी पीछे से एक नौकरानी आती है, और वो उनके हाथ में ग्रेप फ्रूट की टेस्ट वाली एक निप्पल देती है, और कहते हैं कि ये लो, ये सब करो, लेकिन तुम्हें अंगूठा नहीं चूसना है, ठीक है। और वो अपने मुंह में वो टेस्टी सी ग्रेप फ्रूट वाली जूस को सक करने लगती है, जो कि एक आइसक्रीम के फॉर्म में था। अब विवोशन कहते हैं, मैंने कितनी बार कहा है ये निप्पल मत दिया करो, इससे होठ ना मोटे हो जाते हैं बच्चों के, आप भी ना।
और यूँ करके वो उस बच्चे को ले दिया, डांटता है वो उसके सामने बच्चे को, ये क्या है, मैं कितनी बार कहा है ना ऐसे नहीं करना। तभी कहती है मम्मा प्लीज़ ना, डैडा ने दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। यहाँ पर लेंचचन मुस्कुराते हैं, लेकिन जब उसकी बड़ी बहन यानी कि लेंचचन की बेटी आकर प्यार से कहती है ना, ये गंदी बात होती है, देखो इससे तुम्हारे होठ ना बहुत मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल चिंपैंजी की तरह, और पिग देखा है ना तुमने वैसे से। तभी वो बच्ची तुरंत ही निप्पल निकाल के मुँह से बाहर फेंक देती है और कहती है मुझे पिग जैसा नहीं बनना मम्मा, मुझे पिग जैसा नहीं बनना। और वो विभूषण के एकदम चिपट जाती है। विभूषण जैसे ही अंदर आता है, अंदर आकर वो पूरी फैमिली से मिलता है। यहाँ पर काफ़ी लोग खड़े हुए थे लेंचचन से मिलने के लिए। पहला उसकी मॉम लेनी, दूसरा उसके पिता, उसके चाचा का लड़का यहाँ पर आया हुआ था, लेंचचन, उनकी पत्नी और उनका बेटा लेंजिंगी, और दूसरी तरफ उसके माता पिता चिंगेंजुन, लेनी, और यहाँ पर एक बंदा जो डाइनिंग टेबल पे बैठा हुआ था और वो अपने न्यूज़पेपर को नीचे रख के कहता है ब्रदर आप आ गए। और तभी सभी लोग साइड से हट जाते हैं, और जैसे ही एक इंसान को यहाँ पर लेंचचन देखता है, लेंचचन को उनका भाई देखता है, वो मुस्कुराते हैं। लेकिन तभी लवांगची की नज़र उनके साइड में खड़े विभूषण पे जाती है, जो कि बच्चों के साथ था। और यहाँ पर वो देखता है कि एक छोटी सी लड़की को विभूषण ने अपने हाथों में उठाया हुआ है, और सभी लोग ना विभूषण के पास आते हैं और बार बार पूछते हैं मम्मा ये कौन है। और 2-3 बच्चे लेंचचन के पास आके कहते हैं डाडा ये कौन है। तो लेंचचन कहते हैं बेटा ये ना तुम्हारे डाडा की फैमिली है, ये मेरी मॉम है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये चाची हैं, ये चाची का लड़का है, और वो सामने आपके चाचू हैं। और वो लवांगची के बगल में एक बच्चे को बैठा हुआ देखते हैं, जो कि थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा था, क्योंकि वो खाने को जिस तरह से खा रहा था, या फिर मैं कहूँ कि जिस तरह से खेल रहा था, उससे वो सारे हैरान थे। और वो कहते हैं एक और लिटिल बेबी, ये कौन है। यहाँ पर लवांगची कहता है ये मेरा बेटा है, और वो अपने बच्चे से उन सब बच्चों को मिलवाता है। यहाँ पर विभूषण और लवांगची एक दूसरे को ही देख रहे थे। विभूषण के तो गुस्से में मुट्ठियाँ भिज गई थी, लवांगची भी बहुत पॉजिटिव तरीके से देख रहा था। फिर विभूषण ने लेंचचन की तरफ देखते हुए कहा कि ये आपका भाई है। लेंचचन ने कहा हाँ, क्यों, क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। विभूषण ने कुछ भी नहीं बोला और कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। ये बोलते ही उसने अपने बच्चों के सिर पे हाथ फेरा। बच्चों ने जैसे ही लवांगची को देखा तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद उन्होंने लवांगची को कहीं देखा है, पर कहाँ ये उन्हें याद नहीं आ रहा था। तभी एकदम से शिजुई ने कहा ये तो लवांगची है। उसने युआन के कान में कहा। युआन ने कहा कौन लवांगची। उसने कहा वही जिसने मॉम के साथ मॉम को डिच किया, चीटिंग की, ये वही चीटर है। और ऐसे ही सारे बच्चे एक दूसरे के कान में कहते हैं कि लवांगची वही चीटर है जिन्होंने उसकी मॉम को चीट किया था, क्योंकि वो बच्चे जानते थे उनका बायोलॉजिकल फादर कोई और नहीं बल्कि लवांगची है। सभी अब लवांगची को गुस्से वाली नज़र से देखना शुरू कर चुके थे, इंक्लूडेड वो छोटी सी लड़की जो कि अभी तक छुई मुई बन के रहती थी, यहाँ तक कि लेंचचन की बेटी भी, क्योंकि वो 6 के 6 बच्चे विंग को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थे। उन्हें उनकी मामा इस दुनिया में मामा और डैडा से प्यारा कोई भी नहीं। तुरंत ही वो लोग विंग के आसपास आ जाते हैं, जैसे उसे बॉडीगार्ड की तरह बचाने वाले हों। विंग बच्चों को कहता है क्या हुआ तुम्हें। सारे कहते हैं कुछ नहीं मामा, आप इधर इधर बैठो। वो सारे विंग को लेकर जाते हैं और लवांगची से दूर बिठा देते हैं। लवांगची देख रहा था ये पूरी डेंजरस बच्चों की टीम है। एक साइड लेंचचन के बाद उनकी बेटी, और फिर 5 बच्चे, और फिर वहाँ कोने में विंग, और फिर वहाँ पर उसकी बाकी की फैमिली बैठी हुई थी। सारे कह रहे थे अरे आपने विंग और लेंचचन को दूर क्यों बैठाया है। बच्चे कहते हैं ये बुरे अंकल है ना, इन अंकल से दूर बैठाने के लिए हमने मॉम को दूर भेज दिया। सारे बच्चे लवांगची की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। लवांगची हैरान कि मेरे ऊपर पॉइंट आउट क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किया है, मैं तो 10 साल बाद विंग से मिला हूँ। लेकिन सभी बच्चे बिल्कुल गुस्से में उसे देख रहे थे। लेकिन तभी लवांगची का बच्चा ना अपने मुंह से उल्टी कर देता है। लवांगची तुरंत ही उसकी पीठ थपथपाता है और कहता है क्या हुआ। अब वो ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाता है, क्योंकि उसके बच्चे के पास कभी माँ नहीं थी, इसलिए वो ज़ोर ज़ोर से रोता है। कि तभी विंग के अंदर की ममता जाग जाती है। वो तुरंत ही उठ कर जाता है, उस बच्चे के मुंह
खांसी होते हुए उस बच्चे के मुंह से चीज़ों को बाहर निकालता है क्योंकि उसके गले में कुछ फंस गया था, और फिर उस बच्चे को गोदी में लेता है, चुप कराता है। उस बच्चे को एक माँ जैसी ममता, क्योंकि शायद वो ममता कभी कोई नर्स नहीं दे सकती थी क्योंकि वो ड्यूटी करती थी, इसलिए विंग से वो जो वार्मथ फील होता है ना, वो बच्चा रोते रोते विंग अब उसे अपने हाथों से खिलाता है, आराम से फूंक मार मार के सब चीज़ें प्यार से निकलने के लिए देता है, कुछ ऐसा नहीं देता जो उसको बच्चे को नुकसान दे, और फिर बच्चे को सुला देता है। वो बच्चा भी लगभग 10-1 साल का होगा, और लेकिन वो मेंटली बहुत ज़्यादा बीमार था। विंग के पीछे पीछे वो सारे बच्चे भी उस बच्चे को देखने लगते हैं और सभी पूछते हैं, मम्मा इसे क्या हुआ है, क्या ये भी हमारा फ्रेंड है? तो मम्मा कहती है ये भी तुम्हारा दोस्त है। लेकिन विंग कुछ भी नहीं, लवांगजी से नहीं पूछता कि ये बच्चा किसका है, लवांगजी उससे नहीं पूछता कि ये बच्चा किसका है। लवांगजी को लगता है शायद विंग ने लेंचिचन के साथ लिव इन में रहते हुए बच्चे कर लिए हैं। उसे तो बहुत जलन हो रही थी। वो तुरंत ही लेंचिचन से कहता है कि आपके और विंग की शादी हो गई है। लेंचिचन ये बात सुनते ही एकदम से ब्लश करते हैं और कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उनके ब्लश से लवांगजी को बहुत ज़्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि आजकल ना लेंचिचन को कोई भी विंग का नाम लेता था ना, वो ब्लश करना शुरू कर चुके थे, क्योंकि शायद साथ रहते रहते उनके मन में थोड़ा बहुत अटैचमेंट वाली फीलिंग थी, क्योंकि विंग ने उनकी बच्ची का बहुत ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखा था। लेकिन लवांगजी को ये चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। उसे तो अपने भाई से ही जलन महसूस होती है। यहाँ पर विंग जैसे ही लवांगजी के बेबी को सुलाकर कमरे से बाहर जा रहा था, ये सारे बच्चे विंग के आसपास बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह थे। और सबसे पहले लेंचिचन की बेटी कहती है एक्शन, और एक्शन बोलते ही सारे बिल्कुल उसे ऐसे कवर करते हैं। विंग कहता है अरे तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? तो यहाँ पर शिजुई कहता है मॉम हम आपको उस चीटर से बचा रहे हैं। विंग कहता है ओफो ऐसे मत बोलो, सुन लिया किसी ने तो। बेटा ऐसे नहीं बोलते, गलत बात होती है। लेकिन बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते। वो काला चश्मा लगाते हैं, क्योंकि उन लोगों का एकदम प्रोटेक्टिव मोड ऑन हो गया था। जब भी विंग को किसी से बचाना हो ना, वो लोग ऐसे ही काला चश्मा लगा के प्रोटेक्टिव तरीके से रिएक्शन देने लगते थे। विंग अपने बच्चों से हैरान था कि इतने छोटे छोटे से 10 साल के बित्ते भर के नहीं हैं कि अभी से उसको लेकर इतने प्रोटेक्टिव हैं। वो सारे शील्ड बनाकर विंग को बाहर लेकर आते हैं, और तुरंत ही लेंचिचन कहते हैं विंग तुम किस कमरे में सोगे? हमारे घर में बहुत सारे गेस्ट रूम हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग कहते हैं लेंचिचन की मॉम अरे अलग क्यों सोएगा, तुम्हारे बेडरूम में भेज देते हैं ना। बेचारे विंग और लेंचिचन के तो कान एकदम लाल हो गए थे। विंग तो शर्मा गया था, उसे तो बहुत ऑकवर्ड लग रहा था, और लेंचिचन भी। और उसने कहा मॉम वो हमारा गेस्ट है, वो मेरा पार्टनर नहीं है। यहाँ पर विंग कहता है मैं बच्चों के साथ बच्चों के कमरों में सोऊंगा, एक बड़ा कमरा दे देना जहाँ पर 2 बेड लगे हों, सारे बच्चे मेरे साथ ही सोते हैं, मेरे बिना कोई नहीं सोता। यहाँ पर सभी मुस्कुराते हैं और कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, बच्चों को सुलाने के बाद तुम चाहो तो शिजन के कमरे में जा सकते हो। ऐसे ही मुस्कुराते हुए वो लोग बोलते हैं, तो विंग और शिजन के लिए बहुत ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि उनके माइंड में तो ये सब चल ही नहीं रहा है, लेकिन फैमिली को ना कोई नहीं रोक सकता, कुछ भी बोल देते हैं। और ये सुन के तो लवांगजी का तो खून खौल रहा था। उसकी तो मन में ही इमेजिनेशन चल रही थी कि अगर ये लोग एक दूसरे का हाथ भी पकड़ते होंगे तो वो तो पूरे घर को तोड़फोड़ कर देगा। यहाँ पर विभूषण को तो शर्म आ रही थी। विभूषण को एक बहुत बड़े कमरे में, क्योंकि विभूषण और ये 6-7 बच्चे आने वाले थे, इसकी बात पहले ही हो गई थी, तो लेंचिचन के कहने पर 2 इवन 3 डबल बेड एक साथ लगा दिए गए थे, जहाँ पर एक एक करके सारे बच्चे सो रहे थे। विंग को भी वहीं पे लेटने के लिए बोला गया था, और लेंचिचन ने सभी का कमरे का मतलब वहाँ पे बहुत सारी अलमारी भी रखवा दी थी, सामान भी रखवा दिया था, बच्चों के लिए नेसेसरी फूड आइटम्स भी रखवा दिए थे। विंग सब चीज़ें ध्यान से देख रहा था। लेकिन लवांगजी उस कमरे के बाहर खड़ा हुआ अपने हाथों को फोल्ड करके विंग की तरफ ही घूर कर देख रहा था कि तभी यहाँ पर युआन आता है और दरवाज़ा बंद करके वहाँ से चला जाता है। तभी ईज़ा कहता है वेरी गुड, वेल डन, और फिर जाई भी कहता है वाओ तुम तो बहुत अच्छे हो। लेकिन पीछे से यहाँ पर क्यूट सा शन बोलती है सही किया, ये तो चीटर अंकल हैं। वो वांगजी को पिता बोलना ही नहीं चाहते थे, इसलिए उसका नाम चीटर अंकल निकाल दिया था। और लेंचिचन जिन्होंने उन्हें पिता की तरह पाला है उसे डाडा बोलते थे, डैडी भी नहीं, क्योंकि उन्हें अपने पिता के अलावा किसी को डैडी नहीं बोलना था, इसलिए वो डाडा बोलते थे कि लगे डैडी बोल रहे हैं।
इसी तरह से वेवोशन और लेंचुचन कुछ दिन तक यहीं रहते हैं। उन्हें ऑफिस भी जाना था, तो एक हफ्ते बाद वो लोग लैंड कॉरपोरेशन बिल्डिंग के जो उनकी हॉस्पिटल था वहाँ पर अपने अपने लिए अपॉइंट कर लेते हैं। लेंचुचन ने यहाँ पर विंग का भी ट्रांसफ़र ले लिया था और विंग को भी अपने ही हॉस्पिटल में काम दिलवा दिया था, जहाँ पर विंग अब एक सीनियर डॉक्टर बन चुका था। वो लेंचुचन के साथ ही काम करना प्रेफरेंस देता था। दोनों मिलकर बहुत सारे काम करते थे, लेकिन विंग इन 10 सालों में बहुत कैपेबल हो गया था। लेंचुचन ने उसका फुल हौसला बढ़ाया था। विंग परफेक्ट एग्जाम्पल था, एक परफेक्ट डॉक्टर था जिसे बहुत सारे लोग प्यार करते थे, इमेंस लव मिला करता था। और जब विंग और लेंचुचन फ़ॉरेन के हॉस्पिटल से आए थे ना, तो लोग बहुत लिटरली रो पड़े थे। उन्हें फेयरवेल करने ना बहुत सारे लोग आए थे, जिन पेशेंट्स का उन्होंने दिल से शुक्रिया किया था, मतलब दिल से उनका बहुत अच्छे से ऑपरेशन किया था। वो सभी लोगों ने उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी थी। लवांगजी जब विंग को हॉस्पिटल में देखता है, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे नहीं आएंगे, तो वो विंग और शिजन को उनके कैबिन की तरफ लेकर जाता है। विंग और लेंचुचन का कैबिन बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन, पहले उन दोनों का कैबिन ना एक साथ था, लेकिन लवांगजी ने जानबूझकर अपने ही कमरे में विंग को रख लिया था और लेंचुचन को अलग कैबिन दे दिया था। अभी तक लेंचुचन को नहीं पता कि वांगजी कौन है। वांगजी वही है जिसने विंग को प्रेग्नेंट किया था। लेंचुचन तो अपने भाई पे ट्रस्ट करके अपने एचओडी के काम के लिए निकल गए थे, क्योंकि उन्हें ये पोस्ट लेनी नहीं थी, पर ज़बरदस्ती उसे एचओडी की पोस्ट दी जा रही थी, एक पूरे डिपार्टमेंट की, सर्जरी के, हार्ट के। लेकिन यहाँ पर लेंचुचन को जाने के बाद लवांगजी तुरंत ही विंग के हाथ को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, तो तुमने मेरे बाद मेरे भाई को सेड्यूस कर दिया। यहाँ पर वेवोशन तुरंत ही लवांगजी के गाल पर जोरदार करारा सा तमाचा लगाते हुए कहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारा भाई तुमसे लाख गुना अच्छा है। यहाँ पर विंग की ये बातें सुनकर लवांगजी उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है, क्यों? बेड में क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा मज़े देता है? यहाँ पर लवांगजी की बात सुनकर ना विंग का दिमाग घूम जाता है। वो तुरंत ही उसे धक्का देता है और खींच के एक और थप्पड़ मारते हुए कहता है, तुम्हारे दिमाग में तो बस गंद ही चलता रहता है, तुम्हारा दिमाग पूरा करप्टेड है। लवांगजी ने तुरंत ही विंग को वेस्ट से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अच्छा रियली? मेरे दिमाग में गंद चलता है? और तुम जब मेरे भाई के साथ गुड़छर्रे उड़ा रहे हो उसका क्या? विंग ने गुस्से में लवांगजी को देखते हुए कहा, मैं गुड़छर्रे उड़ा रहा हूँ? तुमने अपने जैसा समझाया क्या? तुम्हें शौक़ है लोगों के दिल तोड़ने का, लोगों के साथ मीन बनने का, मुझे नहीं है। लवांगजी ने तुरंत ही विंग को बालों से पकड़ा, खींचा और उसे किस करने लगा। विंग ने तुरंत ही उसको पीछे धक्का दिया, उसके टांगों के बीच में जोर से अपना घुटना मारा। वांगजी बेचारा वहीं गिर गया। वांगजी ने कहा, यू? विंग ने कहा, मेरे करीब भी आए ना तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि मैं हूँ कौन, और हाँ, अपनी औकात में रहना। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। विंग देखता है कि एक इमरजेंसी केस आ जाता है हॉस्पिटल के अंदर, जहाँ पर उसे सर्जरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। उस लड़के का ना एक्सीडेंट हुआ था और उसके ना सिर से बहुत ज़्यादा खून आ रहा था और इमरजेंसी में उसे लेकर जाना था। तो उसके पेरेंट्स ना बहुत ज़्यादा रो रहे थे। वो लोग लैंड फैमिली, मतलब वो सारे पैसे दे चुके थे और तुरंत ही उस लड़के का ऑपरेशन करने के लिए बोलते हैं। यहाँ पर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं थे। लेंचुचन एक मीटिंग में गए हुए थे, तो विंग था। विंग के साथ यहाँ पर लवांगजी भी बेचारा थोड़ी देर बाद लंगड़ाते हुए आता है और उसे बोला जाता है कि इस पेशेंट्स को जल्दी से जल्दी आपको ट्रीट करना होगा। तो विंग और लवांगजी मिलकर उस पेशेंट को ट्रीट करते हैं। लवांगजी और विंग वैसे एक दूसरे से बिल्कुल बात नहीं करते, लेकिन जब बात आती है प्रोफेशनल होने की, वहाँ पर दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म वाले बिहेवियर को दिखाते हुए उस लड़के को अच्छे से ट्रीट करते हैं, उसका पूरा ऑपरेशन करते हैं, स्टिचेस करते हैं और अच्छे से चीज़ें करने के बाद रूम से बाहर आते हैं। लवांगजी यहाँ पर विंग को देख रहा था, पर विंग उसे बिल्कुल नहीं देखता, अपने कपड़े चेंज करता है और चुपचाप अपने कैबिन में चला जाता है। विंग का जो कैबिन था ना, वो बार बार डिमांड करता है कि उसे अलग से कैबिन चाहिए, उसे लवांगजी के साथ काम नहीं करना। यहाँ तक कि वो अपने कैबिन में आधी जगह पे पर्दा भी लगा देता है ताकि उसे लवांगजी की शक्ल देखने को ना मिले। लवांगजी बहुत इरिटेट होता है। उसे ऐसा लगता है कि विंग उसके भाई के सामने तो इतने ड्रामे नहीं करता, क्योंकि उसका भाई लंच के लिए विंग को बुलाने आया। विंग तुरंत ही साथ साथ चला गया और उसके भाई ने लवांगजी को भी बुलाया, तो लवांगजी ने सीधा कह दिया उसे भूख नहीं है। यहाँ तक कि वो चुपचाप अपने भाई और विंग के पीछे पीछे भी जा रहा था, देख रहा था उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। लेंचुचन विंग को बताते हैं कि किस तरह से उसे एचओडी की
एक पोस्ट दी गई है, लेकिन वो लोग ना दूसरे डिपार्टमेंट में एचओडी बनेंगे और इस डिपार्टमेंट का जो एचओडी है ना वो कोई और नहीं बल्कि लवांगची है। इसलिए विंग को अभी फ़िलहाल लवांगची के अंडर काम करना होगा, क्योंकि लवांगची का जो स्टाफ है ना, स्टाफ मेंबर है, जो डॉक्टर है, वो अभी फ़िलहाल गया हुआ है। तो इसलिए विंग को कुछ टाइम के लिए लवांगची के अंडर काम करना होगा। विंग मुँह बनाता है और कहता है मुझे उसके नीचे काम नहीं करना। तभी ना अचानक से ना विंग फिसलने वाला होता है। लेंचेचन तुरंत ही हाथ से पकड़कर उसे बचा लेते हैं गिरने से, और गलती से उनका हाथ ना विंग के ऐसे कमर को भी पकड़ता है कि भाई वो गिरे ना। तो ये देख कर ना लवांगची एकदम आग बबूला हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बहुत ज़्यादा। और फिर लेंचेचन विंग को खाने के लिए लेके जाते हैं। वो विंग की पसंदीदा चीज़ों को डालते हैं, दोनों बैठ के खा रहे होते हैं। लेकिन लवांगची को बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो तुरंत ही अपनी थाली लेता है और उनके बीच उनकी जो टेबल थी उधर जाके पटकता है थाली को और खाना शुरू कर देता है। और अपने भाई से कहता है, भाई वैसे आपकी जो बेटी है वो तो बड़ी लगती है, वो कितने साल की है? लेंचेचन कहते हैं वो तो 11.5 साल की है। वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, तो मतलब आपको पहले कोई और पसंद था? लेंचेचन कहते हैं मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया, बच्चे को जन्म देकर वो किसी और से शादी करके चली गई। फिर वो विंग की तरफ देखते हुए कहता है, क्या वो 5 बच्चे आपके हैं? लेंचेचन हमेशा से यही कहते आए हैं कि वो बच्चे उसके हैं, ये नहीं बोलते कि बायोलॉजिकली, पर हाँ दिल से वो बच्चे उसके थे। तो वो कहता है वो बच्चे मेरे हैं। यहाँ पर वांगची को तो बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विंग को घूर घूर के देखता है और कहता है, अच्छा तो आप और विंग, क्या आप दोनों कपल हो? यहाँ पर लेंचेचन अपने भाई की तरफ देखता है और कहता है, खाने में ध्यान लगाओ, फालतू की बातों में नहीं। लवांगची तुरंत ही कहता है, ब्रदर मुझे कुछ जाना है। विंग और आप शादी कब कर रहे हो? लेंचेचन तुरंत ही अपने खाने को खाते हुए एकदम से गल्प करता है और कहता है, शादी? हम दोनों ने अभी सोचा नहीं। यहाँ पर विंग को घूरते हुए लवांगची कहता है, ओह तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न हो गए हो, शादी नहीं सोच रहे लेकिन बच्चे कर लिए। ये बोलते ही वो अपना खाना खाता है और कहता है, मेरा तो हो गया, उठकर चला जाता है। लेंचेचन कुछ बोलने ही वाले थे कि विंग उनके हाथ को पकड़कर रोक देता है और कहता है, किसी को फालतू समझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पूछे मेरे बच्चों का बायोलॉजिकल फादर कौन है तो कह देना आप हो। यहाँ पर विंग का गुस्सा देखकर लेंचेचन कहते हैं, बट मैं किसे बोलूँगा, कोई मुझसे क्यों पूछेगा? विंग कहता है, आपकी फैमिली में से भी कोई पूछे तो कह देना आप ही हो। यूँ बोलकर विंग भी खाता है और उठ के चला जाता है। लेंचेचन कन्फ्यूज़ वहाँ बैठे रह जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि शायद विंग उन्हें पसंद करने लगा है क्या, कि इसलिए विंग शायद उन्हें कह रहा है कि तुम भी कहते ना कि मैं बायोलॉजिकल फादर हूँ। वो कन्फ्यूज़ से होते हैं। लेकिन विंग तो यहाँ पर आराम से मटकते हुए जाता है और कमरे में आता है। तभी कमरे का दरवाज़ा बंद करते ही लेंच यहाँ पर लवांगची उसकी तरफ आता है, उसको अपनी बाहों में कैद करके कहता है, सच सच बताओ, तुम और ब्रदर तुम किस तरह के रिलेशनशिप में हो? अगर 10 साल से उन्होंने तुम्हें छुआ भी है तो कोई बात नहीं, मुझे गुस्सा तो आ रहा है पर मैं सब माफ़ कर दूँगा, बस तुम मेरे बन जाओ, मुझे तुम्हारी नीड है। यहाँ पर अपने आप को लवांगची के चुंगल से छुड़ाता हुआ विंग कहता है, एक और थप्पड़ खाना है क्या? थप्पड़ खा के मन नहीं भरा? लवांगची कहता है, कितने थप्पड़ मार लो, तुम मेरे हो। आज के बाद किसी भी रात कभी भी कुछ भी हो जाए भाई के कमरे में मत जाना। विंग कहता है, तुम्हारी सोच ही गंदी है, तुम इन चीज़ों से बाहर आ नहीं सकते। लवांगची कहता है, क्या वो बच्चे सच में भाई के हैं? और वो विंग के पेट पे हाथ फैलाते हुए कहता है, क्या तुम मेरे बच्चों को भी जन्म दे सकते हो? विंग कहता है, अपने हाथ दूर करो, यू बेशरम, तुम्हारी ऑलरेडी एक औलाद है, तुम्हारा पार्टनर भी होगा। लवांगची कहता है, मेरा बच्चा है तो क्या हुआ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है। विंग कहता है, क्यों, उसे भी छोड़ दिया क्या 1 नाइट स्टैंड करके? लवांगची को ये बात बहुत तगड़े तरीके से चुभती है, क्योंकि उसने विंग के साथ यही तो किया था। लवांगची एकदम से बोलता है, नहीं है, लेकिन उससे पहले ही विंग कह देता है, तुम डिस्गस्टिंग इंसान हो, तुम्हें देखकर घिन आती है, सच में यकीन नहीं आता लेंचेचन जैसा अच्छा इंसान तुम्हारा भाई कैसे हो सकता है। उन्होंने मेरी हमेशा मदद की और मेरे बच्चे उन्हें पिता मानते हैं। उन्होंने जो तुम कभी नहीं कर पाए मुझे वो सब दिया है, तो मुझसे दूर रहना। ये बोलकर भी नफरती निगाहों से देखते हुए लवांगची को गुस्से से घूर कर चला जाता है। लवांगची को बहुत अफसोस होता है कि उसने विंग के साथ क्या किया था, लेकिन वो विंग को बताना चाहता था कि कुछ दिन तक उसे लगा था कि विंग उसे अप्रोच करेगा, उसके पास भागा हुआ आएगा, उसे आई लव यू बोलेगा, लेकिन विंग कभी आया ही नहीं।
उसने बहुत इंतज़ार किया और उसके बावजूद भी वो विंग को ढूंढ रहा था। पागलों की तरह उसने विंग को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन विंग फ़ौरन चला गया था और उसे नहीं पता था विंग कहाँ चला गया है। विंग की इन्फॉर्मेशन किसी ने कभी कुछ बताया ही नहीं, विंग ने किसी दोस्त को बताया ही नहीं वो कहाँ जा रहा था। विंग गायब हो गया। लवांगची विंग के उस हॉस्टल में भी जहाँ वो रहना चाहता था, वो फ़ोन करके पूछ चुका था, लेकिन उन्होंने बताया कि विंग हॉस्टल छोड़कर कहीं और चला गया। उसे कभी पता ही नहीं था विंग उसके ही भाई के साथ हो गया है। वो दोनों एक दूसरे के साथ थे पिछले 10 सालों से, और वांगजी ने अपनी ज़िंदगी में किसी को आने ही नहीं दिया। और वो बच्चा एक मिस्टेक थी जिसे वांगजी को ज़िंदगी भर ढूंढना होगा। लेकिन वांगजी कैसे बताए विंग को कि वो पागलों की तरह 10 सालों से उसे ढूंढ रहा था। 10 साल। वांगजी जाकर अपनी सीट पे बैठता है। फिर वांगजी को कुछ पेशेंट्स को देखने जाना था। वांगजी जाता है, लेकिन विंग गुस्से में बैठा हुआ था कि तभी विंग को फ़ोन आता है कि उसकी जो दादी माँ थी ना, मतलब वांगजी की जो मॉम थी, वो बच्चों के साथ खेल रही थी और वो कहती हैं कि विंग के बच्चे विंग को बहुत मिस कर रहे हैं। एक एक करके 6 बच्चे फ़ोन लेते हैं और अपनी मम्मा को बताते हैं कि वो मम्मा को कितना मिस कर रहे हैं, और वो मम्मा से सब चीज़ें बोलते हैं कि उन्होंने आज क्या खाया, क्या पिया, किस तरह से किसने शरारतें की, किसने अपना खिलौना तोड़ दिया। विंग को बहुत अच्छा लगता है उन 6 बच्चों की चटर पटर सुनना, और उसका मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। ऐसे करते करते ही जब लवांगजी घर जाता था, वो सारे के सारे बच्चे विंग के आसपास ऐसे प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह खड़े हो जाते थे ना कि वांगजी सोचता था कि इससे अच्छा तो काश ऐसी कोई ड्यूटी आए कि 48 घंटे तक मैं और विंग मेरे कैबिन में ही कैद हो जाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था। वांगजी के बच्चे का भी विंग घर आने के बाद बहुत अच्छे से ख्याल रखता था। विंग को मतलब कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये वांगजी का बच्चा है तो मैं इसको क्यों रखूं, क्योंकि उसके पास ना माँ वाला दिल था, उसके पास आदमियों वाला दिल नहीं था कि नहीं अपने बच्चों के लिए ही सोचेंगे, दूसरे के लिए नहीं सोचेंगे। तो विंग ना उस बच्चे का बहुत ख्याल रखता था। वांगजी को बहुत अफसोस होता था कि उसने अपने प्राइम डेज में विंग को चीट किया, विंग के साथ खेला, उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया, और आज विंग उसके भाई के साथ खुश है। उसे जलन होती थी, उसे गुस्सा आता था, उसे अपने भाई से ही बहुत ज़्यादा जेलसी महसूस होने लग गई थी। लिनशेन विंग से हमेशा ही प्यार से बात करते थे और विंग हमेशा सबके सामने उन्हें सर कहता है, लेकिन लवांगजी को ऐसा लगता था कि विंग मन ही मन उसके भाई को पसंद करता होगा, इसलिए वो हमेशा ही सबके सामने गुस्सा ही करता रहता था। एक दिन विंग रात में बच्चे सोने के बाद ना उसे प्यास लगती है। वो नीचे आता है, उसे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। वो नीचे आया फ्रिज में से कुछ निकालने के लिए कि तभी वो फ्रिज खोलने ही वाला था कि पीछे से उसे किसी ने हक कर लिया। विंग ने तुरंत ही कहा, कौन है? लवांगजी ने यहाँ पर उसके नेक को किस करते हुए कहा, क्यों मेरा स्पर्श भूल गए क्या? विंग ने कहा, छोड़ो मुझे लवांगजी तुरंत ही उसका मुंह बंद करता है, उसे सीढ़ियों के नीचे ले आता है और विंग कहता है, क्या है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है? लवांगजी कहता है, मुझे तुम्हारे साथ सोना है, और वो विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है, यू बदतमीज़, जाओ यहाँ से, शोर मचाकर सबको बुला दूंगा। लवांगजी कहता है, बुला दो फिर। और वांगजी ना जानबूझकर उसके ट्राउजर्स में पीछे से हाथ रखते हुए उसके हिप्स को प्रेस करने लगता है और कहता है, ये आज भी कितने कोल्ड है ना। विंग कहता है, यू शेमलेस कहीं के। लेकिन विंग को वांगजी का टच अच्छा लग रहा था, क्योंकि शायद कितने टाइम बाद उसकी बॉडी जो ना जाने कितनी रातों से क्रेविंग करती थी, आज पहली बार किसी ने छुआ था। विंग कहता है, हाथ निकालो यहाँ से। वांगजी यहाँ पर विंग के गालों पे किस करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विंग को ये शेमलेसनेस बहुत ही ज़्यादा गंदी लगती है। विंग तो पहले अपने मुंह को धोता है 10 बार, लेकिन वो जानता था कि उसका जो लिटिल मॉन्स्टर है ना, वो अब थोड़ा सा एक्टिव हो गया। वांगजी की जरा से छूने से ही ना उसके तन बदन में कुछ हो जाता था, लेकिन वांगजी के सामने वो उसे कभी माफ़ नहीं करेगा। विंग अपने बच्चों को स्कूल में भी एडमिशन दिलाता है, उन बच्चों को स्कूल में भी छोड़ के जाता है। वांगजी जानबूझकर बच्चों के लिए खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें रखवाता था। बच्चों के सामने तो वो ऐसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने का दिखावा करता था, पर पीछे से वो बच्चों के लिए खाने के लिए, बच्चों को पहनने के लिए, बच्चों के कपड़े सब कुछ लेकर आ रहा था, क्योंकि वांगजी ने देखा था कि विंग को अभी पता भी नहीं है कि उसके बच्चे का असली सच क्या है। लेकिन विंग उस बच्चे की इतनी केयर करता है ना कि वांगजी उसके बच्चों की भी केयर करने लगा था। हालांकि उसके लाए हुए गिफ्ट्स कोई भी उसके मुंह पे उसे एक्सेप्ट नहीं करता था, इसलिए वांगजी चुपके से अपनी मोम के नाम से वो सारे गिफ्ट्स उन बच्चों को दिला देता था। उसे अच्छा लगता था। अब घर में कुल मिलाकर 7 बच्चे थे और उन 7 बच्चों का विंग बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख रहा था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सभी को एक एक ग्राई करके अपने हाथों से खिलाता था, और स्पेशली उस जो
लवांगची का बच्चा था जो कि दिमाग से थोड़ा ठीक नहीं था, उसकी बहुत ज़्यादा स्पेशल केयर रखता था। उसका इलाज करने के लिए भी विंग उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जाता है, उसकी पढ़ाई में मदद करता है, पूरा टाइम अपनी आंखों के सामने उसे देखता है। वांगजी अब विंग के पास उस बच्चे की प्रोग्रेस के बहाने से आता था। कभी विंग का हाथ पकड़ता था, कभी विंग के हाथ के साथ हाथ पकड़ते ही उस बच्चे को भी खाना खिलाता था। विंग जानता था लवांगजी टच होने के बहाने ढूंढता है, तो विंग जानबूझकर कभी उसके पैर पे पैर रख देता था और कभी जानबूझकर उसके हाथ पे जोर से चुटकी भर देता था। लवांगजी विंग के गुस्से को समझता था। 10 साल का गुस्सा है, एक दिन में तो कभी जाएगा नहीं। वांगजी भी सारे टेंट्रम्स देखता रहता था। वांगजी जब घर जाता था तो फिर से विंग को सारे के सारे बच्चे शील्ड की तरह कहीं ना कहीं कवर करते थे। अब तो लवांगजी का बच्चा भी उन बच्चों के साथ मिल चुका था। उन्हें लगता था पता नहीं ये सारे क्यों शील्ड की तरह कवर कर रहे हैं, तो वो भी खड़ा हो जाता था। लवांगजी को विंग के पास नहीं आने देता था, सिर्फ उन बच्चों के साथ। और अब वो बच्चे सारे सातों के साथ एक साथ सोते थे, जिसमें से विंग के पास या तो उसकी छोटी बेटी सोती थी, या शिचन की बेटी सोती थी, या फिर वो लवांगजी का बेटा सोने लग गया था। विंग लवांगजी दोनों एक दूसरे से बिल्कुल कट्टरता रखते थे और शिचन की बात को विंग हमेशा सपोर्ट करता था। इसलिए नहीं कि उसके मन में शिचन के लिए कोई भावना है, इसलिए कि रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा है ना। जब कोई इंसान आपके बुरे टाइम में काम आता है ना, आप उसे दिल से रिस्पेक्ट करते हो। आप उस इंसान के लिए अपनी जान न्योछावर कर सकते हो, आप उस इंसान के लिए धरती आसमान एक कर सकते हो। विंग के साथ भी यही था। शिचन के लिए वो कुछ भी कर सकता था, क्योंकि शिचन ने उसकी तब मदद की थी जब दुनिया में उसके प्यार ने उसे ठुकरा दिया था। ये पूरी दुनिया एक तरफ और शिचन का आभार एक तरफ था। एक दिन शिचन लवांगजी के साथ कहता है कि शॉपिंग पे चलो। लवांगजी कहता है क्यों। यहाँ पर शिचन कहता है कि विंग भी जा रहा है। विंग अलग से शॉपिंग के लिए चल जाता है और शिचन लवांगजी को अपने साथ एक जगह लेकर आता है और वो कहता है कि मैं एक रिंग को चूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर लवांगजी कहता है रिंग को क्यों। यहाँ पर शिचन कहता है कि मुझे विंग बहुत पसंद है, विंग ने हमेशा मेरी बेटी का ख्याल रखा है और मुझे विंग के बच्चे भी बहुत अच्छे लगते हैं। हम हमेशा से 10 साल से एक साथ हैं, एक फैमिली की तरह। तो मैं सोचा हूँ मैं शादी के लिए विंग को प्रपोज कर दूँ। लवांगजी का तो ये सुनते ही माथा ठनक गया। वांगजी ने कहा ब्रदर आप उससे शादी कैसे कर सकते हैं, क्या वो 5 बच्चे आपके हैं। यहाँ पर शिचन ने कहा 5 बच्चे हाँ मेरे हैं। वांगजी ने कहा क्या आपने विंग को प्रेग्नेंट किया था। शिचन ने तुरंत ही कहा ये क्यों पूछ रहे हो। लवांगजी ने कहा क्या विंग ने एक बार में ही 5 बच्चों को जन्म दिया। आखिर आप दोनों ने एक दूसरे के साथ ये सब कदम कब उठाया। यहाँ पर शिचन लवांगजी को सच बताता है और कहता है कि नहीं, जब मैं विंग से मिला तो वो ऑलरेडी प्रेग्नेंट था। वो जब फॉरेन आया तो वो प्रेग्नेंट था, शायद एक महीना या 2 महीने का बच्चा था उसके पेट के अंदर। ये सुनते ही लवांगजी के होश उड़ गए, क्योंकि उसने पूछा कि विंग कब आया था। तो यहाँ पर शिचन ने डिटेल बताई कि वो कौन से महीने में आया था। तो लवांगजी ने कैलकुलेट किया तो उससे समझ में आया कि विंग के पेट में जो बच्चे हैं, यानी कि जो 5 बच्चे हैं, उनका बायोलॉजिकल फादर शिचन नहीं बल्कि लवांगजी खुद है। लवांगजी हैरान रह गया और उसने कहा ब्रदर आपके वो 5 बच्चे नहीं है ना। यहाँ पर लवांगजी के सामने शिचन ने कहा हाँ वो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनके पिता हूँ। लवांगजी ने कहा नहीं, आप उनके पिता नहीं हैं, आप उनके डाडा हैं, आप उनके ताऊ हैं। उन बच्चों का पिता मैं हूँ। मैंने ही विंग को प्रेग्नेंट किया था, पर मैंने उसका दिल तोड़ दिया था, इसलिए वो अब्रॉड चला गया और मुझे माफ़ी मांगने का मौका नहीं मिला। ये सुनते ही कि लवांगजी ने विंग को प्रेग्नेंट किया, गुस्से में आकर जोरदार खींचकर लेंचिचन ने अपने भाई पर थप्पड़ मारा। शायद ज़िंदगी में कभी उन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था। उन्होंने लवांगजी को कहा तुमने उसे प्रेग्नेंट किया था, उस भोले से लड़के को तुमने प्रेग्नेंट किया था। तुम इतने नीचे गिर गए लवांगजी। तुम्हें पता है जब वो मेरे पास आया उस बच्चे की क्या, उस लड़की की क्या हालत थी। तुमने कभी सोचा है तुमने क्या किया था उसके साथ। वो कितना ज़्यादा बीमार था, एक साथ 5 बच्चे थे उसके पेट में। अगर मैं उसे सहारा नहीं देता, तुम्हें पता है उसके साथ क्या हो सकता था। उसका करियर बर्बाद हो जाता, उसे वापस कंट्री में भेज दिया जाता, वो आगे की पढ़ाई नहीं कर सकता था, और 5 बच्चों को खिलाता क्या वो। तुमने कभी सोचा है तुमने उसके साथ अपने मजाक की हद पार कर दी थी। तुमने उस मासूम के साथ अपने मजाक की वजह से कितना बुरा किया था। लवांगजी शेम ऑन यू, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मुझे डर था कि वो लड़का सुसाइड ना कर ले या अपने साथ कुछ गलत ना कर ले, इसलिए मैंने उसे हमेशा अपनी पलकों के सामने रखा। तुम जानते हो उसने मेरे बच्चे को भी हमेशा अपना माना।
वो किसी में भेदभाव नहीं करता, यहाँ तक कि पता नहीं किसके साथ तुम बच्चा करके आ गए हो, उसको भी अपना चुका है, वो प्यार से रखता है। लवांग जी ने कहा ब्रदर वो मेरा बच्चा नहीं है। लेन चिचन ने कहा अच्छा, तुम्हारी हरकतों से लगता है पता नहीं कितनों के साथ मुंह मारा होगा तुमने। लवांग जी की आंखों से आंसू आ गए और लवांग जी ने कहा कि ब्रदर मुझसे गलतियाँ हुई हैं, पर मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ कि मुझे कुछ पता ही ना हो कि मैं अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ और क्या नहीं। लेन चिचन ने कहा ओह तुम में इतना ज्ञान है, तुम्हें विंग से माफ़ी मांगनी चाहिए, नौक रगड़नी चाहिए उस मासूम के सामने जिसकी ज़िंदगी तबाह की है तुमने, और शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे माफ़ी मांगोगे उन बच्चों से? उन्होंने विंग को ना जाने कितनी बार रोते हुए देखा होगा। तुम्हें पता है विंग कैसा था? तुम्हें पता है 5 बच्चों को जन्म देने के बाद उसकी क्या हालत हुई थी? कभी तुम सोच सकते हो उस पेन को? तुमने उसे ऐसा दर्द दिया जो कि कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है लवांग जी। ये बोल कर लेंचिचन चले गए। लवांग जी वहाँ बहुत रोता है, बहुत ज़्यादा। उसे एहसास होता है कि उसने अपने बेवकूफ़ियों के चक्कर में किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। वो तुरंत ही तब विंग के सामने जाता है। विंग जो कि नॉर्मल तरीके से बैठा हुआ था, लवांग जी उसके सामने घुटने टेक कर उसके पैरों को पकड़कर माफ़िया मांगने लगता है। विंग एकदम डर गया। विंग ने कहा क्या हुआ है? लवांग जी ने कहा वो 5 बच्चे मेरे हैं ना। विंग एकदम डर गया और बोला नहीं। विंग को लगा शायद लवांग जी उससे बच्चे छीन लेगा। लवांग जी ने कहा मुझे ब्रदर ने बताया कि वो बच्चे उनके नहीं हैं, और तुम जब फॉरेन गए थे तुम ऑलरेडी प्रेग्नेंट थे। विंग आई एम सॉरी। मैं बच्चों को मेरा नाम देना चाहता हूँ, मैं बच्चों को प्यार करना चाहता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं पता अब तुम कौन सी स्ट्रेटेजी लेकर आए और मेरे बच्चे को मुझसे छीनना चाहते हो। लवांग जी ने कहा वो मेरे भी बच्चे हैं, मैं तुमसे क्यों छीनूंगा? विंग ने कहा नहीं, वो तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, वो सिर्फ मेरे बच्चे हैं। लवांग जी ने रोते हुए कहा कि मैंने अपना सारा हक खो दिया ना, मैंने अपनी गलतियों की वजह से। विंग आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो। विंग ने कहा बिल्कुल नहीं, तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। लवांग जी ने कहा मैं सब कुछ करूँगा हमारे बच्चों के लिए। विंग ने कहा क्यों ना तुम उस बच्चे के लिए करो जिसे तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ ने जन्म दिया होगा, या फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड्स ने पता नहीं कितनों के साथ मुंह मारा होगा तुमने। लवांग जी ने तुरंत ही कहा नहीं, मैंने किसी के साथ मुंह नहीं मारा है। और रही बात जो हमारे घर में बच्चा है, अगर तुम्हें लगता है कि वो मेरा बायोलॉजिकल है तो मैं तुम्हें एक बता दूँ, जब मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढता था ना, तब मैं एक बार गाड़ी से जा रहा था और एक फैमिली स्कूटी से जा रही थी। गलती से उस फैमिली से मेरी गाड़ी टकरा गई क्योंकि मैं बहुत नशे में था, और उस स्कूटी पे बैठे हुए 2 पति पत्नी की मृत्यु हो गई थी। तब ये छोटा सा बच्चा उनकी गोद में था, जो कि एक्सीडेंट के वक्त गिरा और इसके दिमाग पे गहरा असर हुआ। तब से ये मेंटली इल है। इसके माता पिता की मृत्यु का मुझ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा, मुझ पे केस भी बना, मैंने 2 साल जेल भी काटी, लेकिन इस बच्चे को मैंने अपना लिया। इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए दुनिया में कोई नहीं था, इसके कोई रिलेटिव भी नहीं थे, तो मैंने इस बच्चे को अपना लिया। मैंने इसे पालने पोसने का जिम्मा दिया। इसकी मेंटल कंडीशन मेरी वजह से ख़राब हुई थी, इसलिए मैं इसे ज़िंदगी भर अपने बच्चे की तरह पालूंगा। विंग आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को नहीं छुआ, सिर्फ तुम मेरे फर्स्ट एंड लास्ट हो। विंग ने रोते हुए कहा मैं नहीं मानता। लवांग जी ने कहा आज ही मैं अपने पेरेंट्स को सब बता दूंगा। मुझसे एक पहले भी गलती हुई और एक अब भी होगी। अगर वो मुझे घर से निकालना चाहे निकाल दें, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ विंग। लवांग जी उस दिन गुस्से में घर गया। विंग ने उसे बहुत बार कहा नहीं घर पे मत बताना, लेकिन लवांग जी ने अपने पेरेंट्स के सामने अपनी सारी गलती कबूल की कि कैसे उसने विंग को बेवकूफ़ बनाया था, उसके साथ सब चीज़ें की थी और विंग को छोड़ दिया था। और यहाँ पर विंग बहुत रो रहा था। तभी बच्चे सारे के सारे सामने आ गए थे और लवांग जी को घूर के देख रहे थे कि आपने हमारी मम्मा के साथ क्या किया, मम्मा क्यों रो रही है। और लवांग जी का खुद भी जो वो मेंटली इल चाइल्ड जिसे उसने अडॉप्ट किया था वो भी रोता है, तो विंग उसे गले से लगाता है और सबको चुप कराता है। फिर शिचन यहाँ अपने पेरेंट्स को कहता है कि अब वक्त आ गया है, मैं चाहता हूँ कि विंग शादी करे, मैं विंग से शादी करूँगा। यहाँ पर लवांग जी तुरंत ही कहता है नहीं ब्रदर, मैं विंग से प्यार करता हूँ। शिचन कहता है तुम तो उसके काबिल भी नहीं हो, कम से कम मेरे साथ वो खुश तो रहेगा। विंग यहाँ पर देख रहा था कि दोनों भाई उसके लिए लड़ रहे हैं। विंग भी गुस्से में कहता है ठीक है सर, क्योंकि वो शिचन को सर कहता था, वो कहता है
मैं आपसे शादी कर लूँगा क्योंकि आप ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। और वांग जी, उसकी तो दुनिया ही हिल गई थी। वो तुरंत ही बहुत रोता है अपने माता पिता के सामने और कहता है कि नहीं नहीं ब्रदर, आप विंग से शादी नहीं कर सकते हो। वांग जी बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। बल्कि 3 दिन बाद एक भव्य समारोह उनके घर में रख दिया गया था शादी का, जहाँ पर विंग की भी ड्रेस सिल कर आ गई थी। वांग जी बहुत ज़्यादा टूट चुका था। वांग जी को कमरे में बंद कर रखा था, लेकिन बस शादी की सेरेमनी से कुछ देर पहले वांग जी को ड्रेसेस ला कर दी गई थी। उसकी मॉम ने सीधा कहा था, ये ड्रेस पहनो और मेरे साथ शादी में चलो, हंगामा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वांग जी के मन में अलग ही प्लान था, उसने अलग ही कुछ सोचा हुआ था। वो ड्रेस पहनता है और तुरंत ही जैसे ही शादी में आता है वो देखता है कि क्रूम वाली जगह पे कोई भी नहीं है। यहाँ पर शिचन आता है और वांग जी को कहता है, क्रूम वाली जगह खड़े नहीं हो गए। वांग जी शॉक्ड, और वो देखता है कि सामने से विंग और बच्चे आराम से आ रहे हैं। वांग जी कहता है, आपकी और विंग की शादी? लेन शिचन कहते हैं, मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि अपने भाई के पार्टनर से शादी करूँ। विंग की शादी तुम्हारे साथ ही होनी थी, लेकिन हम तुम्हें रियलाइज़ कराना चाहते थे कि जब अपना प्यार हाथ से छूटता है तो कैसा महसूस होता है। कैसा लगा तुम्हें कमरे में बंद होकर, लगातार रोकर? वांग जी कहता है, ब्रदर यू आर सो मीन, आप कितने मतलबी हैं। आपको पता है मेरी सांसें फूल गई थी, मेरी सांसें अटक गई थी। मुझे ऐसा लगा कि सच में मुझे विंग को खो दिया है। हाउ क्रूल। यहाँ पर शिजुई, युआन, ईज़ा, जाई और तो और शियन लेंशिजन के बच्चा, वांग जी का बच्चा सारे सामने आ जाते हैं और कहते हैं, क्यों बाबा, कैसा लगा आपको सब चीज़ें? आपने हमारी मॉम को रुलाया था ना, अब मज़ा लगा जब खुद रोए होगे तो? वांग जी कहता है, यू तुम सारे के सारे बहुत शैतान हो। यहाँ पर वो कहते हैं क्योंकि हम अपने पापा पे गए हैं। ये बोलकर वो सारे गिगली करते हैं और लेंचिचन भी मुस्कुराता है। वांग जी कहता है, ब्रदर भले ही ये बायोलॉजिकल मेरे बच्चे हों, इनकी आदतें सारी आप पर गई हैं। क्योंकि लेंचिचन घूर कर देखते हैं और कहते हैं, क्योंकि मैं इनका ताऊ हूँ, और दूसरी बात 10 साल मैंने पाला है इन्हें, तुम तो पता नहीं कहाँ थे, किसके साथ आशिकी कर रहे थे। या विंग घूर के देखता है वांग जी को और कहता है, किसी और के साथ आशिकी कर रहे थे तुम, शादी कैंसिल। वांग जी कहता है, नहीं ब्रदर की तो आदत है मुझे छेड़ने की, तुम्हारे अलावा मैंने किसी को नहीं देखा, प्लीज़ मेरी माँ मेरी बात को मानो। यहाँ पर वांग जी की मॉम आती है और कहती है, मैं क्यों बात मानूँ तुम्हारी, और वैसे भी तुम्हारी माँ मैं हूँ, विंग नहीं है। यहाँ पर वांग जी और विंग अब हाथ पकड़ कर जाते हैं, उनके बच्चे उन पे फूल फेंकते हुए लेके जाते हैं और वांग जी और विंग की शादी कराते हैं। वांग जी अभी भी गुस्से में था, विंग गुस्से में था और वांग जी उसके क्यूट क्यूट गालों को छेड़ रहा था। दोनों शादी करते हैं और वांग जी को सारे बच्चे, वांग जी एक एक बच्चे को अपनी गोदी में उठाता है, सबसे माफ़ी मांगता है बो करके और उन्हें अपना नाम देता है। इसके बाद वांग जी विंग को गोद में उठाता है और अपने घर में ले आता है। बच्चे सारे उनके घर में जैसे ही वो लेकर आया ना तो बिस्तर पर बैठे हुए थे और कहते हैं, वेलकम बाबा। वांग जी कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने अपने कमरे में। वो सारे कहते हैं, नहीं आज हम बाबा के साथ सोएंगे, और विंग को कमरे से बाहर निकाल देते हैं। विंग हंसता है और जाकर दूसरे कमरे में सो जाता है। वांग जी को सारे के सारे शैतान 7 के 7 बच्चों ने घेरा हुआ था और उसे हक करके सारे सो जाते हैं। सिर्फ एक वांग जी का ही जो बच्चा था जो कि मेंटली इल था, उसे ही विंग अपने साथ ले जाता है और जाकर बिस्तर पर सोता है। और ऐसे करते करते लगभग 1 हफ्ते तक वांग जी को विंग के नज़दीक नहीं आने देते। लेकिन फिर आखिर कब तक वो लोग वांग जी और विंग को रोक सकते थे? एक दिन विंग बच्चों को सुलाने के बाद खुद ही वांग जी के कमरे में चला गया था। दोनों उस दिन अपना फुल नाइट स्पेंड करते हैं और रोमांस करते हैं। वांग जी ने 10 साल जितना इंतज़ार किया था ना, उस पूरी रात में कम से कम 5 राउंड में विंग की हालत ही खस्ता कर देता है। और विंग बार बार कहता है, मुझे दोबारा प्रेग्नेंट नहीं होना, अगर इस बार मैं प्रेग्नेंट हुआ ना तो तुम्हारा भी पेट कटवा दूंगा। और ऐसे ही ये प्यारी सी एफएफ ख़त्म होती है। आई होप मैंने इस एफएफ के साथ जस्टिस किया हो और जिन्होंने मुझे ये सजेस्ट की थी उन्हें ये एफएफ अच्छी लगी हो। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एफएफ के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें और प्लीज़ कहीं भी अब किसी एफएफ की रिक्वेस्ट मत करना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 75 एफएफ है बनाने के लिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एफएफ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।